सारे क्रिस्टल्स एरिक के ऊपर नहीं गिरते क्योंकि एरिक को अतीसे ने अपनी बॉडी के साथ कवर किया होता है और वो सारे के सारे क्रिस्टल्स उसकी बॉडी पर आकर लगते हैं। अतीसे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जबकि एरिक इस बारे में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ गलत कहाँ पर हुआ। क्या मुझे अतीसे को पहले बता देना चाहिए था कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। एरिक बिल्कुल ठीक ठाक होता है क्योंकि अतीसे ने अपनी बॉडी से उसको कवर किया होता है। एरिक कहता है अब इसके साथ क्या होगा, ये बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग मुझे एक दूसरी दुनिया से आया हुआ डीमन कहें, लेकिन इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है, पहले बुकी मैन और उसकी पार्टी को और अब अतीसे को। मैं जिसके साथ भी होता हूँ उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। एरिक इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है। लिच कहता है मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो गया हूँ, अब तो इस बात में जरा भी मजा नहीं आ रहा। तुम एक ड्रैगन हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, फिर तुम एक इंसान को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तुम्हारा एक इंसान के साथ लगाव कुछ ज्यादा है। एरिक जल्दी से उसकी बॉडी के नीचे से बाहर निकलता है और भागता हुआ उसके मुंह के करीब आता है और कहता है अतीसे क्या तुम ठीक हो? अतीसे उसे कहता है एरिक चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा वो वादा टूट जाता जो मैंने तुमसे किया था। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। एरिक इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर कितनी देर तक ये इसी तरह रहेगा। सारे के सारे क्रिस्टल्स इसकी बॉडी के अंदर दंसे हुए हैं और वो बर्फ बन के पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल रहा है। मैं इसके बेहोश होने का इंतजार करता रहा तो इससे पहले ये खून के बहने की वजह से मर जाएगा। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे अपनी सच्चाई के बारे में बता दूं? क्योंकि इसके जख्म काफी ज्यादा गहरे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिच को मार भी देता हूँ तो लिच को मारने के बाद इसकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं अपने पोशंस के साथ इसको हील नहीं कर पाऊंगा। एरिक अपनी ही सोच में गुम होता है कि अब वो क्या करे। अतीसे उसे कहता है तुम्हें इस तरह के चेहरे के एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपने उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर रास्ते में प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। एरिक उसके पास सुनके बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम सिर्फ अपने उस एक वादे को पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? तुम यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार हो? अतीसे फिर से उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो सामने की तरफ देख रहा होता है। लीच अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार बना लेता है। लीच उनसे कहता है एक छोटा ड्रैगन जिसे इंसानों ने पाला पोसा और अब वो बड़ा होने के बाद एक इंसानों का लैप डॉग बन चुका है। लीच हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ये तो सिर्फ फैंटेसी गेम्स और वर्ल्ड्स में ही होता है। फिर किसी नॉवल में ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा वीक को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर किसी के पास पावर है तो वो वीक को क्रश करेगा, जैसे कि मैं हूँ। लीच अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ी सी तलवार बना लेता है। लीच कहता है अब मैं सबसे पहले इस इंसान को मारूंगा क्योंकि जब तक ये इंसान जिंदा है तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहोगे। हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, हम इंसानों पर राज कर सकते हैं अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके लिए इस इंसान को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इस इंसान को मार देते हो तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, तुम्हारे सारे जख्मों को भी हील कर दूंगा और तुम्हें अपने एक साथी के तौर पर अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लूंगा। तीसरे उसकी सारी बात सुनने के बाद लिच से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान हम दोनों को मॉन्स्टर समझते हैं। मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और तुम भी एक मॉन्स्टर हो, लेकिन हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि मैं एक ड्रैगन होने के बावजूद एक इंसानी बॉडी में रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि तुम एक इंसान होते हुए अपनी बॉडी को एक कंकाल बना लिया कि तुमने जिंदगी को गिव अप कर दिया है। तुम बहुत ज्यादा भद्दे दिखते हो। अगर वाकई में यहीं पर तुम्हारे हाथों से मरना है तो मैं एक इंसान की मौत मरना चाहूंगा, ना कि एक इंसान को मारते हुए मरना चाहूंगा। लीचू से कहता है चलो ठीक है, लगता है कि तुमने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए हैं और साथ ही वो अपनी तलवार को उनके ऊपर गिरा देता है। एरिक उस बड़ी सी तलवार की तरफ देखता है और अतीसे से कहता है अतीसे मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही अपने वादे को निभा दिया, अब उस वादे के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि एक इंसान बन के जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक नॉर्मल इंसान बनकर, और इसी तरह अपने वादे को पूरा करना भी काफी मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपने वादे को पूरा करने की जरूरत नहीं है। और फिर बातें करता हुआ एरिक अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाता है। इसे भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और एरिक से कहता है एरिक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? जबकि एरिक उस तलवार के नीचे जाने के बाद नीचे की तरफ बैठ जाता है, अपने पाँव के साथ ग्राउंड के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो ऊपर की तरफ जंप करने वाला है। एरिक मुस्कुराते हुए कहता है मैं भी एक इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। फिर साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर डालते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उसका जंप बहुत ज्यादा हाई होता है। उस आइस की तलवार के काफी ज्यादा करीब चला जाता है जो कि लिच ने बनाई है। लिच कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी उड़ सकते हो या फिर तुम इतना बड़ा जंप लगा सकते हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम सिर्फ अपनी मौत के कुछ ज्यादा करीब आ गए हो। अब उस ड्रैगन से पहले तुम मरोगे, तुम तो सिर्फ एक लेवल 5 के हंटर हो, तुम यहाँ पर कर भी क्या लोगे? कि एरिक अपनी तलवार को घुमाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और अपनी वर्टिकल स्लैश को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। एरिक की स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो उसकी बड़ी सी तलवार को काट देता है। न सिर्फ उसकी तलवार को काटता है, उसकी स्लैश की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे का पूरा डोम भी ऊपर की तरफ से कट जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद पीछे की तरफ
तरफ दिखाते हैं। अतीसे ये देखकर बोसदा हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अतीसे बहुत देर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बड़े से डोम के अंदर एक छोटा सुराख करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिक ने सिर्फ अपनी तलवार को एक बार घुमाते हुए पूरे के पूरे डोम को ही ऊपर से काट दिया है। फिर एरिक भी नीचे उतर आता और कहता है, लगता है कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही फोर्स को यूज कर दिया। फिर लिच की तरफ भी दिखाते हैं। लिच की बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। एरिक कहता है, मैंने लिच के ऊपर अटैक किया था लेकिन उसकी बॉडी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि मैं एक ड्रैगन हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन एरिक ने सिर्फ एक ही अटैक से उसकी पूरी बॉडी को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तीसी आगे बढ़ता है और एरिक से कहता है, एरिक मैंने अपनी आंखों के साथ देखा था, उस वक्त तुमने मेजरिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखा था तो तुम्हारा लेवल 5 आया था। भाई तुम्हारा असली का लेवल है क्या? एरिक उसे कहता है, मेरा लेवल 5 ही है, लेकिन ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। एरिक मुस्कुराते हुए तीसी से कहता है, हम दोनों ने अपने सीक्रेट्स को छुपाया है, तुम एक ड्रैगन हो और मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान, इसलिए बाद में मेरे ऊपर गुस्सा मत करना और किसी को इस बारे में बताना भी मत। तीसी उसे कहता है, तो तुमने इतना परफेक्ट डिस्गाइज कैसे बना लिया? तुम एक लेवल 5 के हंटर कैसे हो सकते हो जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है? क्या तुम्हें कोई स्पेशल मैजिक आता है? एरिक उसे कहता है, नहीं मुझे कोई भी स्पेशल मैजिक नहीं आता, मैंने तुमसे कहा ना कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। लीच नीचे गिरने के बाद वहीं पर गिरे गिरे अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम इंटेंगल ऑफ गहना होता है उसको एक्टिवेट करता है। जमीन के अंदर से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और वो उन दोनों को आपस में बांध देती हैं। वो जड़ें उन दोनों के साथ लिपट जाती हैं। अतीसे कहता है, ये तो समनिंग मैजिक है, ये बहुत ही स्पेशल मैजिक लग रहा है। एरिक कहता है, ये तो बहुत ही गंदी सी बेलें हैं, इन्होंने मुझे पूरी तरह से लपेटा हुआ है। लीच भी अपनी टूटी फूटी बॉडी के साथ फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो उठते साथ ही उनसे कहता है, ये मेरा एक बहुत ही स्पेशल मूव है, मैं इसको यूज तो नहीं करना चाहता था लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। बाहर ये बेलें तुम्हारे साथ लिपट जाएं तो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और जितना ज्यादा ये तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी उतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। मुझे तुम्हारी बॉडी से एनर्जी को तब तक एब्जॉर्ब करेंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। हालांकि मुझे इस बात से काफी अफसोस होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लगता है अब तुम्हारी मरी हुई डेड बॉडीज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एरिक भी बहुत सा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले ये पूरे का पूरा स्केलेटन टुकड़े टुकड़े हो गया था लेकिन इसने फिर से अपनी बॉडी को कैसे जोड़ लिया? अतीसे उसे कहता है, एक लिच की बॉडी माना की पावर से बनी होती है, ऊपर से इसके पास सिर्फ कंकाल ही तो है, दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़कर जिंदा हो सकता है, इसलिए इसे फिजिकल अटैक से मारा नहीं जा सकता। लिच उन दोनों से कहता है, अब इस बात के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें इसे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि अब तो तुम दोनों मरने वाले हो। तुम दोनों पहले से मेरे स्पेशल मूव में ट्रैप हो चुके हो। वो साथ ही अपने पास से एक आइस क्रिस्टल निकालता और कहता है, अगर तुम दोनों बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते तो फिर मुझे जल्दी से बताओ कि इस लड़के ने अपने लेवल 5 होते हुए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हासिल कर ली? एरिक उसकी बात सुनने के बाद ही अपने मसल्स को एनहेंस करता है और साथ ही वो सारी की सारी बेलें टूट जाती हैं। ये देखकर लिच भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटेंगल ऑफ गहना बहुत ही पावरफुल मूव है और इन सारी बेलों को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसने इतना कैसे कर लिया? एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी तलवार को उठाता है और लिच के सामने जाकर खड़े होकर उसे कहता है, स्केलेटन मुझे एक बात बताओ, ना ही अतीसे ने और ना ही मैंने यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताया कि मेरा लेवल 5 है, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरा लेवल 5 है? तुम्हें सिर्फ एक ही तरह से पता चल सकता है, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन हो, तुम्हारे पास गाइडेंस सिस्टम है। एक बार लिच अपनी स्टोरी के बारे में बताता है। लिच कहता है, मैं जब प्लेनेट अर्थ पर रहा करता था, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी और बोरिंग थी और वहाँ पर मेरी अचानक मौत हो गई। मरने के बाद मेरे पास सिस्टम ओपन हुआ और मुझे कहा गया कि मुझे चूज कर लिया गया है और इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मेरी जिंदगी पहले तो बहुत ज्यादा बोरिंग थी। अब मुझे जब दूसरी जिंदगी मिली तो मैं इसके साथ बहुत ज्यादा काशियस था क्योंकि मैं दूसरी बार नहीं मरना चाहता था। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की स्क्रोल को चोरी करने की जिसके ऊपर रिच बनने का फार्मूला लिखा हुआ था। बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार मैंने उस फार्मूले को हासिल कर लिया। मैंने मौत और डर दोनों पर काबू पा लिया, या फिर ऐसा कहूँ कि मैंने मौत के ऊपर काबू पा लिया। लेकिन अब इस लड़के की स्ट्रेंथ देखकर तो लगता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। एरिक उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। अतीसे एरिक से कहता है, चाहे मैं कितनी बार ही तुम्हें अटैक करता हुआ क्यों ना देख लूं, हर बार मैं बहुत सा हैरान हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तुम एक लेवल 5 तो कहीं से भी नहीं लगते। एरिक अतीसे से कहता है, मैं इस बार काफी ज्यादा श्योर हूँ, मैंने उसकी बॉडी के और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो दोबारा से अपनी बॉडी को जोड़ पाएगा। लेकिन वो लीच दोबारा से अपनी बॉडी को फिर से जोड़ लेता है। एरिक कहता है, लगता है कि ये फिर से अपनी बॉडी को वापस में जोड़ रहा है, आखिर मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार लीच जुड़ने के बाद एरिक से कहता है, कौन हो तुम, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? सिस्टम मुझे बता रहा है कि तुम एक लेवल 5 के हंटर हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे लेवल के साथ मैच नहीं हो रही। एरिक उसे कहता है, मुझे भी तो इसी बात की समझ नहीं आ रही कि अब तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ वो लोग मेरी फिजिकल बॉडी को देखकर ये नहीं बता सकते कि मैं लेवल 5 का हंटर हूँ। तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं लेवल 5 का हंटर हूँ? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तुम एक बहुत ही अच्छे मैजिशियन हो जो कि अपने ओपोनेंट्स की
स्ट्रेंथ को मापकर उसके लेवल को बता सकते हो, या फिर तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन हो। दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन की बात सुनते ही लीच वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लीच कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे लगता है कि ये कोई स्पेशल हंटर है जो कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है, क्योंकि इसे पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। अगर इसने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया ये तो मुझे मार डालेगा। लीच भागते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन हूँ। इस लड़के का लेवल क्योंकि सिर्फ 5 है, इसलिए मुझे लगा शायद ये बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग मैजिक को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ है। लीच अभी भागता हुआ जा ही रहा होता है कि उसी वक्त रास्ते में एरिक भी उसके पास आ जाता है। एरिक की स्पीड क्योंकि उससे ज्यादा होती है, वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके आगे चला जाता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे लीच वापस से उसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ से वो भागा था। लीच वहाँ पर नीचे गिरने के बाद अपनी मुंडी को फिर से जोड़ता है और उठकर भागना शुरू करता है, जबकि एरिक अभी भी उसके पीछे होता है और चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया के आए हुए डीमंस की वजह से हम जैसे दूसरी दुनिया से आए हुए बहुत ज्यादा अच्छे इंसान वो भी फंस चुके हैं, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे काम करते हो, जिसकी वजह से ये सारे के सारे रथीनियन हमें बुरा समझते हैं। लीच भी जल्दी से अपने पास से आइस का एक नाइट बना लेता है जिसके हाथ में तलवार होती है, लेकिन एरिक की पावर बहुत ज्यादा होती है। एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके नाइट को सेंटर से काट देता है और न सिर्फ उसके नाइट को बल्कि उसकी खोपड़ी को भी सेंटर से काट देता है और वहाँ पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से लीच की बॉडी फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अतीसे उसकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अतीसे कहता है इसकी पावर लेवल एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता। क्या ये वाकई में एक ओरा यूजर है? लेकिन इसके पास तो माना की पावर ही नहीं है, ये माना को चैनल नहीं कर सकता। और ऊपर से जब भी ये लीच के ऊपर अटैक करता है तो लीच दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और अपने सारे पार्ट्स को दोबारा से जोड़ लेता है, चाहे कितनी ही बार इसके ऊपर अटैक क्यों न कर ले। लीच भी इस बार अपनी बॉडी को रिकवर करने के बाद एरिक से कहता है अगर तुम अपनी ओरा की पावर के साथ मेरे पर अटैक नहीं कर रहे, इसका मतलब तो यही है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, तुम मुझे मारना नहीं चाहते। तुम मुझे पकड़कर ऑफिसर्स के हवाले करोगे ताकि वो सारे मुझे इन्वेस्टिगेट कर सके और तुम्हें बाउंड्री का पैसा मिल सके। लीच उसे कहता है अगर वाकई में तुम्हें बाउंड्री का पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें उसका डबल दे सकता हूँ। एरिक उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और साथ ही एरिक ने अपने हाथ में बहुत सारे पत्थर उठाए होते हैं। एरिक अपने हाथ में रखे हुए पत्थरों को उसके ऊपर फेंकता है और कहता है चलो जल्दी से नीचे उतर आओ। सारे के सारे पत्थर शॉटगन्स की तरह काम करते हैं और बुलेट्स की तरह सीधे उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। एरिक भी बार बार उसके ऊपर अटैक करने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। एरिक कहता है इससे अच्छा था वो हेल डॉग्स थे, वो कम से कम दोबारा रीजनरेट तो नहीं होते थे। अतीसे जो कि पीछे बैठा होता है वो चिल्लाकर एरिक से कहता है एरिक अपनी माना को यूज करो, अपनी ओरा की पावर को यूज करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि लीच की बॉडी माना की पावर से बनी होती है, इसकी सारी हड्डियां माना से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम अपने ओरा को यूज करते हुए अगर इसकी माना की पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ये दोबारा अपनी बॉडी को नहीं जोड़ पाएगा। एरिक भी चिल्लाकर उसे कहता है हाँ मुझे तुम्हारी समझ आ रही है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स या फिर एनर्जी या फिर माना की पावर को यूज करूँ। मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स और हंटर्स हैं जो कि तलवारबाज भी होते हैं, लेकिन वो माना की पावर को यूज कर सकते हैं जैसे जैसे वो लेवल अप होते हैं, लेकिन मैं माना की पावर को यूज नहीं कर सकता। तुम्हें याद है मैं लेवल 5 का हंटर हूँ। अतीसे उसे कहता है कोई बात नहीं, लेवल 5 का हंटर भी तो ओरा की पावर को यूज कर सकता है, तुम्हें बस इमेजिन करना है। तुम अपने ज़हन में इस तरह को इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स निकल रही है, क्या पता तुम भी ओरा की पावर को यूज कर सको। अतीसे और एरिक की बातें सुनने के बाद लीच भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लीच कहता है तो इसका मतलब ये लड़का माना की पावर को यूज नहीं कर सकता, और साथ ही वो अपने पास से आइस क्रिस्टल निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। एरिक अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सारे आइस क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हें पता है कि तुम क्रिस्टल्स के साथ मुझे मार नहीं सकते। लीच काफी ज्यादा खुश होता है और बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम भी तो मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी फिजिकल अटैक्स मेरे ऊपर बिल्कुल बेकार है, तब तक तुम माना की पावर को यूज नहीं कर सकोगे। और वैसे भी मैं इन सारे आइस क्रिस्टल्स को तुम्हारे ऊपर नहीं फेंक रहा। जैसे पीछे की तरफ देखता है तो लीच के आइस क्रिस्टल सीधे उस ड्रैगन की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि अतीसे की तरफ जा रहे होते हैं। अतीसे एरिक से कहता है एरिक तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आगे रहकर उसके साथ फाइट करो, इतने से आइस क्रिस्टल्स के साथ मेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एरिक जल्दी से पीछे हटता है, आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो अतीसे को प्रोटेक्ट करता है। अतीसे एरिक से कहता है मुझे लगता है कि लीच यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कुछ वक्त मिल जाए ताकि वो यहाँ से भाग सके। एरिक अतीसे के सामने खड़ा होता है, लेकिन जब वो लीच की तरफ देखते हैं तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लीच ने वहाँ पर बहुत सारी आइस की प्लेट्स बनाई होती हैं और उन सारी आइस की प्लेट्स को जोड़कर वो एक गोल सी नाली बनाता है जिसके अंदर वो अपनी माना की पावर को कंसंट्रेट
कंसंट्रेट करने वाला है। लिच कहता है इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा नॉर्मल है क्योंकि इसके पास एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसी वजह से ये माना की पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ये मेरे सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स को तोड़ सकता है, इनको ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये माना से अपने आप को नहीं बचा सकता। मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी माना की पावर को कंसंट्रेट करने के बाद इसके ऊपर एक सिंगल अटैक करूंगा, इसके बाद इसकी बॉडी की हाक भी नहीं बचेगी। फिर वो अपनी माना की पावर को उस बड़ी सी नाली के अंदर, माना की पावर वहाँ से गन शॉट की तरह बाहर निकलती है और सीधी एरिक और अतीसे की तरफ आती है। अतीसे भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है अब हम लोग क्या करेंगे, ये माना की पावर की बीम ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इससे तो हमारी बॉडी भी नहीं बचेगी, हम दोनों ही यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन एरिक आगे बढ़ता है और ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाते हुए ग्राउंड का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल कर अपने सामने शील्ड बना लेता है और वह सारी की सारी कंसंट्रेटेड माना की पावर उसके साथ टकराती है और साइडों से होकर डिफ्लेक्ट हो जाती है। अतीसे इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये लड़का आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ को ही यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से इतनी बड़ी चट्टान को बाहर निकाल दिया। इसने एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है हम दोनों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये दीवार हमें ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। अतीसे चिल्लाकर एरिक से कहता है एरिक यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, फिर तुम माना की पावर को यूज नहीं कर सकते तो तुम इस लिच को नहीं मार सकते। एरिक उसे कहता है अतीसे क्या तुमने गौर किया, जब ये यहाँ पर आया था, जब ये लिच यहाँ पर आया था तो इसकी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा क्रैक्स नहीं थे, लेकिन जब मैंने बार बार इसके ऊपर अटैक किया तो इसकी खोपड़ी के ऊपर देखो जरा कितने ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं। लगता है कि इसको अपने आप को रिजनरेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, ये अपने आप को कम्प्लीटली रिजनरेट नहीं कर सकता। इस सब कुछ कंफर्म करने के लिए मुझे उसके बहुत ज्यादा करीब जाना होगा, इसलिए मैं उसके करीब जाने वाला हूँ। एरिक फिर से एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और सामने की तरफ जंप करने वाला है। वो सामने की तरफ अपनी तलवार को करते हुए एक जबरदस्त स्टैंस लेते हुए ग्राउंड के ऊपर अपनी फोर्स को डालता है ताकि वो सामने की तरफ उड़ता हुआ शूट कर सके, और वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी ही निकाली हुई दीवार को उड़ते हुए सामने की तरफ जाता है और न सिर्फ उस दीवार को बल्कि उसकी ओरा की बीम को भी सेंटर से काटता हुआ सीधा उस लिच की तरफ जा रहा होता है। लिच भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। एरिक ने अपनी तलवार को सामने किया होता है, लिच जल्दी से अपने सामने आइस की एक वॉल बनाता है, लेकिन एरिक उसकी आइस की वॉल को तोड़ देता है और फिर साथ ही अपने हाथ को यूज करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। एरिक उसकी स्कल के ऊपर उन सारे निशानों को देखते हुए हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ तुम्हारे सर के ऊपर बहुत सारे नए क्रैक्स पड़े हैं, पहले मैंने इन सारे क्रैक्स को नहीं देखा, तो इसका मतलब तो यह है कि तुम कम्प्लीटली अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकते। इस बात से तो वो लिच भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि एरिक को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। एरिक उसे कहता है तुम अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से अपने साथ जोड़ सकते हो लेकिन उनको रीजनरेट नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूं तो तुम उन हड्डियों को दोबारा से जोड़ नहीं सकोगे। एरिक अभी उसकी गर्दन पकड़कर ही खड़ा होता है कि लिच अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल निकालता है। वो एरिक की पकड़ से आजाद हो जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। लिच को पता चल चुका है कि एरिक उसको मार डालेगा, इसलिए अब वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता है। लिच भागते हुए कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हंटर्स को मारा है जिनका लेवल 50 से भी अबव था, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं किसी ऐसे के हाथों से नहीं मरना चाहता जो कि सिर्फ एक लेवल 5 का हंटर है जो अपने माना की पावर को भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसके दोनों पाँव उसके साथ नहीं होते। एरिक को उसने अपने बड़े से आइस क्रिस्टल के साथ ट्रैप किया था, लेकिन एरिक उस आइस क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकल आता है और उसके हाथ में दिखाते हैं उसकी दोनों टांगे होती हैं। एरिक लिच से कहता है कहीं तुम इन दोनों को तो नहीं ढूंढ रहे, तुम्हारी टांगे मेरे पास हैं, अपनी टांगों के बिना तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। लिच भी ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। एरिक उसकी टांगों को लेकर अपनी तलवार के ऊपर रगड़ना शुरू करता है जिससे कि उनका चूरा बनना शुरू हो जाता है। लिच चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये मिट्टी बन जाएंगी, मैं दोबारा इनको रिजनरेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एरिक उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी तलवार के ऊपर उसको रगड़ना शुरू करता है जिससे उसकी टांगे बिल्कुल पाउडर बन जाती हैं। नेक्स्ट सीन में अतीसे की तरफ दिखाते हैं तो अतीसे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एरिक अपने पास से पोशंस निकालता है और उसकी बॉडी के ऊपर डालता है ताकि वो हील हो सके। जैसे वो पोशन उसकी बॉडी के ऊपर डालता है वो दोबारा से इंसान बन जाता है। अतीसे एरिक से कहता है मुझे लगता है कितने से ट्रीटमेंट से मेरी जान बच जाएगी। एरिक उसे कहता है तुम हर बार ड्रैगन बनने के बाद नंगे पुंगे क्यों होते हो। अतीसे कहता है काश मेरे पास भी इस तरह के कोई कपड़े होते जो कि ड्रैगन बनने के बाद फटते नहीं। फिर अतीसे उसे कहता है मजाक छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लिच का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। एरिक उसे कहता है तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको सबड्यू कर दिया है, अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। एरिक ने अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उसे ग्राउंड के ऊपर फिक्स किया होता है, जबकि वहीं पर उसके पास ही उसके बाजुओं और उसके टांगों का बहुत सारा पाउडर पड़ा होता है, यानी कि एरिक ने उसके बाजू और टांगों को पाउडर बना दिया है ताकि वो दोबारा से उनको रीजनरेट ना कर सके। लिच वहीं पर ग्राउंड पर फिक्स होता है और चिल्ला चिल्ला कर एरिक से कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एरिक कहता है क्योंकि मैं माना को यूज नहीं कर सकता इसलिए मैं उसको मार तो नहीं सकता, मैं उसके मूवमेंट्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक कर ही रख सकता हूँ। अतीसे कहता है लेकिन जैसे तुमने उसके बाजुओं और टांगों को पाउडर बना दिया है इस तरह तुम उसकी बाकी की बॉडी को भी तो पाउडर बना सकते थे। एरिक उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बाकी की बॉडी बहुत ज्यादा टफ है और मेरी तलवार के साथ रगड़ने से भी वो पाउडर नहीं बन रही, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, वरना
वरना अब तक तो मैंने उसकी पूरी बॉडी को पाउडर बना दिया होता। अतीसे उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किसी को मारना नहीं चाहते, इसीलिए तुमने उसको जिंदा छोड़ दिया है। वैसे भी किसी दुश्मन को जिंदा पकड़ना ये भी कोई आसान काम नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर एक ड्रैगन होने के नाते मेरा सामना कभी तुम्हारे साथ होता, तुम मेरे दुश्मन होते, तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार पाता। एरिक उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि मैं कौन हूँ? तीसरे उसे कहता है हमारे पास अभी और बहुत सारे काम है करने को, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें कुछ और कंफर्म करना है। फिर वो दोनों चलते हुए उस लिच के पास चले जाते हैं ताकि उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और पता लगाते हैं कि ये यहाँ पर इन हंटर्स को क्यों मार रहा है और ये इसने डंजन के गेट्स यहाँ पर क्यों बनाए थे। फिर वो दोनों चलते हुए उसके पास चले जाते हैं। एरिक अपनी माना की पावर को यूज करते हुए उस लिच की बॉडी के अंदर अपनी माना की पावर को ट्रांसफर करता है, जिससे कि वो लिच चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। एरिक भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है मुझे ये नहीं पता था एक लिच जो कि पहले से मरा हुआ है उसे भी दर्द महसूस होता है। अतीसे उसे कहता है मैंने अपनी माना की पावर को इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है और एक ड्रैगन की माना की पावर एक लिच की पावर से बहुत ज्यादा फियर्स होती है, इसी वजह से इसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। अतीसे चिल्लाकर लिच से कहता है चलो मुझे जल्दी से ठीक ठीक जवाब दो, तुम किन कॉमरेड्स की बात कर रहे थे? तुम मुझे अपने उस ग्रुप के बारे में बता देते हो तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा, मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। तुम यहाँ पर निर्दोष लोगों को मार क्यों रहे हो? अरे हंटर्स को क्यों मार रहे हो? तुमने यहाँ पर डंजन के पोर्टल्स क्यों ओपन किए? लिच उसे अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसके मुंह के अंदर से एक टोकन निकलता है जो बाहर आकर गिरता है। आगे बढ़ता है और उस टोकन को उठा लेता है। उस टोकन के ऊपर ग्रेट अर्थ लिखा होता है। उसी वक्त लिच भी हंसना शुरू कर देता है और उसके दांत जो कि पहले पीले रंग के थे अब वो नीले रंग के हो जाते हैं और चमकना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। लिच हंसते हुए कहता है तुम तो अभी एक बहुत ही छोटे से ड्रैगन हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया किस तरह काम करती है। एक ऐसा ड्रैगन जिसकी उम्र 500 साल हो उसको अभी तक इस बारे में पता चल चुका होता और उसने अभी तक हमें ज्वाइन कर लिया होता, जबकि बहुत सारे 500 साल पुराने ड्रैगन ऐसे हैं जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीसे भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसे कौन से ड्रैगन्स हैं जिन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है, कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है? एरिक उसे कहता है ये ग्रेट अर्थ की बात कर रहे हैं, उसी दुनिया से आए हुए डीमंस जिन्होंने एक यहाँ पर ग्रुप बनाया है जिसका नाम ग्रेट अर्थ है। लिच हंसते हुए उनसे कहता है हमारा ग्रुप जो कि ग्रेट अर्थ है वो इस पूरे के पूरे रेथिना कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगा, लेकिन तुम लोग ये देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम लोग मेरे साथ ही मरने वाले हो। हम लोग दूसरी दुनिया में जाने के बाद ये सब कुछ देखेंगे। लिच के दांत बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं, वो अपने दांतों को बंद करता है, खोपड़ी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रही है। एरिक और अतीसे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इतना बड़ा धमाका जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन जंगल एरिया का दिखाया जाता है, साथे फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर वो विवरियन रहती है। आइफर अपना सामान पैक कर रही होती है। आइफर कहती है मैंने अपना सारे का सारा सामान पैक कर लिया है, मैंने अपने लिए बिस्तर पैक कर लिया, साथ ही अपनी कंघियां और अपने नेल कटर को भी रख लिया है। आइफर कहती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, पर मुझे अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन कौन सा सामान अपने साथ लेकर जाऊं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है चूज करना। लेकिन जैसे ही दिखाते हैं तो उसके पास एक बहुत सारा बैग होता है, उसने पूरे के पूरे बैग में अपनी सारी चीजें भरी होती है और उसे उस बैग को खींचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। आइफर कहती है ये बैग तो बहुत ज्यादा भारी है, क्या मुझे थोड़ा सा सामान वापस रख देना चाहिए ताकि मैं इसको आसानी से उठा सकूं? लेकिन साथ ही आइफर रोना शुरू कर देती है और अपने बैग के साथ चिपक जाती है और कहती है नहीं, मुझे अपने सामान को यहाँ पर नहीं छोड़ना, मुझे सालों लगे हैं इतने सारे सामान को इकट्ठा करने में, मैं इसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वो रोते हुए कहती है लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब हो रहा है। साथे फॉरेस्ट में हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। यहाँ पर अचानक कहीं से आग लग गई जिसकी वजह से मेरा सारे का सारा गार्डन भी जल गया, पता नहीं कहाँ से वो आग आई थी। तो वही आग है जो कि अतीसे ने लगाई थी। और फिर रात के वक्त जब मैं सोने वाली थी लाइट्स को ऑफ करके उसी वक्त आसमान से एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल गिरा, मैं उससे मरते मरते बची। ये लिच के आइस क्रिस्टल्स हैं जो कि उसने ऊपर से फेंके थे एरिक के ऊपर। फिर आइवर कहती है फिर मैं पूरी रात सो नहीं सकी क्योंकि पूरी रात जमीन हिलती रही, ग्राउंड के ऊपर अर्थक्वेक्स आ रहे थे, भूकंप की वजह से ये पूरे के पूरा ग्राउंड साथे फॉरेस्ट हिल रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कि पूरे का पूरा साथे फॉरेस्ट 2 टुकड़ों में बंटने वाला है। तो यहाँ पर एरिक की पावर की बात हो रही है क्योंकि एरिक उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर रहा था, इसलिए पूरे का पूरा साथे फॉरेस्ट हिल रहा था। आइफर कहती है मैं पूरी रात सो नहीं सकी, यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, इसलिए मुझे अपने इस घर को छोड़कर किसी नई जगह पर जाना पड़ेगा। आइफर कहती है कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि गॉडिस हमारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और गॉडिस का हमारे ऊपर कहर बरस रहा है क्योंकि मैंने उस दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन की मदद की थी, इसी वजह से गॉडिस मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। लेकिन गॉडिस मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि मैं तो एक बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी सी विवरेन हूँ। उसी वक्त पीछे की तरफ दिखाते हैं तो पीछे एक नया हंटर आता है, यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे पीछे कोई खड़ा है। आइफर कहती है मैंने अभी भी देखा जैसे कोई पीछे खड़ा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। आइफर कहती है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने
वाला है, लेकिन वो हंटर तो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है, मैंने एक बात करने वाला विवरियन पहली बार देखा है। आइफर उसकी तरफ देखकर बहुत सा घबरा जाती है और कहती है, अब ये हंटर कहाँ से आ गया और ये अंदर कब आया? इसने मुझे बात करते हुए भी सुन लिया है। तो इस हंटर का नाम एलिजेंड्रो है। एलिजेंड्रो आइफर से कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा था, यहीं से गुजर रहा था कि मुझे अंदर से आवाज आई, तो मैं चेक करने के लिए आ गया क्या है यहाँ पर कौन छुपा हुआ है। आइफर उसे कहती है, तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आसपास साथे फॉरेस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर रहता हो। एलिजेंड्रो उसे कहता है, इसीलिए तो मुझे उसको ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। आइफर उसे कहती है, लेकिन मैंने पिछले कई सालों से यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं देखा, साथे फॉरेस्ट में कोई भी इंसान नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प कर सकती हूँ। एलिजेंड्रो उसे कहता है, वो एक इंसान नहीं है, वो तो एक स्केलेटन है, मुझे लगता है कि तुमने उसे यहीं कहीं पर देखा होगा। नेक्स्ट सीन में एलिजेंड्रो उस जगह पर जाता है जहाँ पर लिच की और एरिक की फाइट हुई थी। यहीं पर उसके साथ दो और हंटर्स भी होते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम लेस्ली होता है। एलिजेंड्रो वहाँ पर जाते ही लेस्ली के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, लेस्ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। लेस्ली अपने नाइफ को घुमाते हुए एलिजेंड्रो पे ऊपर अटैक करती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखना। एलिजेंड्रो जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो उसे कहता है, तुम्हें हर बार मेरे ऊपर इस तरह अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेस्ली उसे कहती है, दोबारा तुमने मेरे ऊपर हाथ रखा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। एलिजेंड्रो हंसते हुए उसे कहता है, हाँ मेरे हाथ काट दो, लेकिन तुम्हें बाद में अपने मैजिक को यूज करते हुए उनको हील भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा करती हो तो फिर तो मैं अपने हाथ कटवाने को तैयार हूँ। लेस्ली भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो यहीं पर दोनों जब आपस में सीरियस होकर फाइट करने लगते हैं, वहीं पर उन दोनों के सेंटर में एक जबरदस्त स्ट्राइक लगती है। यहाँ पर एक तीसरा हंटर आता है और उन दोनों की फाइट को एंड करवाते हुए कहता है, तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो? वो एलिजेंड्रो से कहता है, एलिजेंड्रो क्योंकि तुम यहाँ पर लेट आए हो इसलिए शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर क्यों बना है? यहीं पर लिच की फाइट हुई थी, लिच यहीं पर मरा है। एलिजेंड्रो से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि लिच यहाँ पर मर गया है? कार वाला हंटर उसे कहता है, हाँ वो यहाँ पर मर गया है कि उसने यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के बाद कभी भी अपने आप को रिजनरेट नहीं कर सकता और साथ ही उसके दुश्मन का भी कोई नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो भी उसके साथ ही मर गया होगा। एलिजेंड्रो कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लिच ने अपने आप को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट क्यों किया है? लेस्ली उसे कहती है, इस बारे में तो हम लोग पहले से ही सोच चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर शर्लक होम्स बनने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि लिच से ज्यादा पावरफुल कोई बंदा यहाँ पर था जिसने उसे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दे। एलिजेंड्रो से कहता है, नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ क्या है लिच ने अपने आप को यहाँ पर क्यों सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया जबकि उनकी फाइट तो दूसरी जगह पर हुई थी, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। कार वाला हंटर भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल था और जब वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उसी वक्त वो बड़ी स्पीड के साथ उसे यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी और दूसरे बंदे की पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? इतना पावरफुल ओपोनेंट कौन हो सकता है? आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे होगा? उन्होंने यहाँ पर एक सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करते हुए लिच को दूर कैसे लाया होगा? जबकि यहीं पर दूसरा सीन भी दिखाते हैं कि आखिर एरिक ने उसको वहाँ पर कैसे ले जाया था। बहुत ज्यादा गुस्से में था उसकी बात सुनने के बाद क्योंकि वो ग्रेट अर्थ के ग्रुप का मेंबर है। इस वजह से एरिक ने उसकी खोपड़ी को किक मार दी थी और वो किक खाने के बाद उड़ता हुआ 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और वहीं पर जाकर फट गया। ये वाला हमारा सीन मेयर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर तीसरे बिस्तर में लेटा होता है और एरिक उसके पास बैठा होता है। तीसरे एरिक से पूछता है, तो उसका क्या हुआ? एरिक उसे कहता है, मैंने बस उसको किक मार दी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मुझे नहीं पता था कि किक मारने की वजह से वो वहाँ पर गिरने के बाद फट जाएगा। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने वाकई में उसे इतनी जबरदस्त किक नहीं मारी थी कि वो फट जाए, मैंने तो बहुत ही आराम से किक मारी थी। अतीसे भी उसकी बात सुन के बहुत ही हैरान होता है और सोच रहा होता है कहीं वाकई में इसके किक मारने से चीजें फट तो नहीं जाती। अतीसे उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी किक से नहीं फटा बल्कि वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा था और वो वहीं पर फट जाता तो हम दोनों उसके साथ ही मर जाते। एरिक कहता है, उसने अपनी बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया, इसी वजह से मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी नहीं मिल सके। एरिक उसे कहता है, तुम वहीं पर बेहोश हो गए थे, फिर मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर वापस इस गाँव में ले आया। दीवार गाँव का काफी ज्यादा ऊंची थी इसलिए मुझे दीवार के ऊपर से जंप करना पड़ा। तुम नंगे पुंगे थे इसलिए मैं तुम्हें बाहर के दरवाजे से अंदर लेकर नहीं आ सकता था, मुझे दीवार के ऊपर से जंप करके अंदर आना पड़ा। फिर मुझे तुम्हारे घर के बारे में नहीं पता था कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। मैं तुम्हें सीधा मेयर के ऑफिस में ले गया, लेकिन जब मैं मेयर के ऑफिस में गया तो मेयर ने तुम्हें इस तरह नंगा पुंगा देखने के बाद मुझे फिर से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मेयर ने ऐसा क्यों किया? लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने पास रख लिया और मुझे वहाँ से बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद मैं गार्ड से बचता बचाता पूरा दिन गुजार रहा था। वहाँ पर मेरा सामना कुछ स्मगलर्स के साथ हुआ, मैंने उनके साथ भी निपटा, फिर मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। तो मेयर का शुक्रिया कि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में तुम्हें हील कर दिया अपने बहुत सारे पोशंस को यूज करते हुए। एरिक हंसते हुए कहता है, तो अंत भला तो सब भला, सब कुछ ठीक हो चुका है। अतीसे हंसते हुए उससे कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया
तुमने वहाँ पर मेरी जान बचा ली। तीसे उसे कहता है मुझे तो इस बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अगर वो दूसरी दुनिया का डीमन मुझे पकड़ लेता तो वो मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता। इस साथ ही वो घबरा जाता है और एरिक से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम उन सभी से बहुत ज्यादा अलग हो। मैं तुम्हें एक डीमन नहीं कहना चाहता, मुझे पता है कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो। एरिक उसे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरी दुनिया से आए हुए सारे के सारे इंसान अच्छे नहीं होते, क्योंकि मेरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए तुम सभी को एक जैसा तो नहीं कह सकते। और ऊपर से हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर उस आर्मफेलिस डीमन ने कुछ ऐसा डाला हुआ है जिसकी वजह से जो भी इंसान यहाँ पर आता है वो एक डीमन बन जाता है, यानी कि वो एक किलर बन जाता है। इसके पास एक मिशन होता है गॉडेस को मारना, यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना। लेकिन मैं कभी भी एक क्रेजी किलर नहीं बनना चाहता, मुझे उन सभी की तरह नहीं बनना, फिर चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी यहाँ रेथिनिया कॉन्टिनेंट में एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी क्यों ना गुजारनी पड़े। अतीश उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि दूसरी दुनिया से जितने भी इंसान यहाँ पर आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दुनिया में बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे। एरिक उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में वो भी यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते होंगे, लेकिन बाद में वो किलर बन गए हैं। अतीश से कहता है हाँ वो सारे के सारे तुमसे बहुत ज्यादा अलग हैं। एरिक कहता है मुझे लगता है कि वो सारे मुझसे अलग इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है उसके अंदर एक एरर है, एरर की वजह से मैं उन सभी से अलग हूँ। अतीश उसे कहता है अब ये सिस्टम और गाइडलाइंस क्या है, मुझे इनके बारे में नहीं पता, कहीं ये वो सारी पावर्स तो नहीं है जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों को डीमन गॉड आर्मफेलिस देता है। एरिक उसे कहता है हाँ तुम ऐसे ही समझ सकते हो, इसमें सबसे हमारी मेन पावर ये है कि हम किसी के भी लेवल को देख सकते हैं सिर्फ उसे एक बार देखकर। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन बाकी के सारे यूजर्स को इस बारे में नहीं पता। तुम इसे हमारे सिस्टम के अंदर एक हिडन पावर भी कह सकते हो। अतीश उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। अतीश उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि इन सभी दूसरी दुनिया के आए हुए इंसानों को कमांड करता है, जैसे ही वो इन सबको कमांड देता है वो लोग यहाँ पर आकर एक किलर बन जाते हैं, और तुम्हारे सिस्टम में क्योंकि एरर है इसलिए तुम एक किलर नहीं बने। एरिक उसे कहता हाँ मुझे भी यही लगता है, और साथ ही अपने सिस्टम के एरर की वजह से मैं एक लेवल 5 का हंटर हूँ और इसके ऊपर ही अटका हुआ हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है एक नॉर्मल हंटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा, और मुझे नहीं पता कि अपने एरर की वजह से एक दिन कहीं मैं पागल ना हो जाऊं और एक दिन किलर बन जाऊं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, मैं यहाँ पर सारे के सारे रेथिनियंस को मार डालूंगा और किसी भी दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन से ज्यादा तबाही मचाऊंगा। फिर एरिक उठकर बाहर की तरफ चला जाता है और अतीशे से कहता है इसीलिए तो मैं सभी से दूर रहता हूँ, मैंने बुकी मैन की पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हें और ना ही बुकी मैन को। मैंने जहाँ पर मेयर के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था, अब मैं उस सारे पैसे को इस्तेमाल करके इस शहर से बाहर चला जाऊंगा और एक दूसरे शहर में जाऊंगा जहाँ पर जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मुझे यहाँ पर इस शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ से बाहर जाने लगता है अतीशे उसे कहता है जरा रुको, मैं तुम्हें अपना रियल नेम बताना चाहता हूँ। मेरा रियल नेम अतीशे एम्पटायर है और मैं पैदा नहीं हुआ बल्कि मुझे गॉडेस ने बनाया था, गॉडेस ऑफ शैडो, जिसका नाम किरजैली है। ड्रैगन्स की जितनी भी स्पीशीज होती हैं उन सभी स्पीशीज में से रेड ड्रैगन्स को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज और अपने फर्ज को पूरा करते हैं और जिससे भी वादा कर ले उसको पूरा करते हैं। तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, तुम्हारे एहसान का बदला मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। एरिक उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बाहर निकल जाता है, और बाहर जाने के बाद उसे कहता है मेरा रियल नेम रियू हानबिन है और मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक सोल्जर हुआ करता था। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। एरिक बाहर आता है तो मेयर ने उसके लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया होता है। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर काफी सामान भी होता है। मेयर उसे एक नक्शा देते हैं और कहते हैं इस नक्शे के ऊपर रास्ता लिखा हुआ है, तुम्हें इस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना है जहाँ पर मार्क लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर ये सारे का सारा सामान उस बंदे को दे देना। हमारे बिल्डर एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर तुम बड़ी आसानी से दरवाजे के अंदर जा सकते हो। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब तुम इस माल को डिलीवर कर दोगे तो इस घोड़ा गाड़ी को बेच देना। एरिक कहता है तो इस घोड़ा गाड़ी को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा मैं उस सब का क्या करूंगा। मेयर उसे कहते हैं तुम वो सारे का सारा पैसा रख सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए इतनी कीमत तो अच्छी रहेगी, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। ऐसे एरिक वहाँ से जाने लगता है। वो उसे कहते हैं लेकिन मेरी एक और बात कान खोल कर सुनो, कभी भी किसी इंसान को मारना मत, क्योंकि जैसे ही तुम किसी इंसान को मारोगे उसी वक्त तुम्हारे अंदर का डीमन जाग जाएगा और तुम एक दूसरी दुनिया के डीमन बन जाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कभी किसी इंसान को ना मारो। एरिक उनसे कहता है मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर कभी आपसे मिलने के लिए जरूर वापस आऊंगा। फिर एरिक अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि मेयर आगे बढ़ते हैं और आसमान की तरफ देखकर कहते हैं प्लीज गॉडेस इस बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बोला है। नेक्स्ट सीन फाइटिंग वाली जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजेंड्रो साइफर को भी अपने साथ ही उठाकर ले आता है। कार वाला हंटर उनसे कहता है तो ये वाली वो रियल लोकेशन है जहाँ पर हमारे लिच ने फाइट की थी और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी फटी थी जहाँ पर वो धमाका हुआ था। साइफर भी रोते हुए सोच रही होती है पता नहीं ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों उठाकर लाए हैं, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है कि मैं ग्रेट
अर्थ वालों के हाथ लग गई हूँ। मैंने सुना है कि जो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेस्ली आगे बढ़ती है और आइफर पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एक कमजोर सा ड्रैगन, जो कि एक ड्रैगन है भी नहीं, ये हमारे लिच को मार सकता है, क्योंकि लिच का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्या तुमने ठीक से चेक किया है? एलिजेंड्रो से कहता है, हाँ मैंने सब कुछ ठीक से चेक किया है। मैंने कब कहा कि इसी ड्रैगन ने उसको मारा है? ये ड्रैगन नहीं, एक विवरियन है और यहाँ पर कोई भी माना की पावर नहीं है। इसने भी लिच को मारा है, उसने फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मारा है। कार वाला हंटर काफी हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी फिजिकल पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने लिच की हड्डियों को पाउडर बना दिया ताकि लिच अपनी माना की पावर को यूज करते हुए दोबारा से रीजनरेट न कर सके। एलिजेंड्रो कहता है, हाँ मुझे लगता है कि वो इतना ही स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे 500 साल पुराने ड्रैगन दोस्त को ही ले लो। एक ड्रैगन की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है जो कि 500 साल बूढ़ा हो तो वो एक लिच को अपने सिर्फ एक पंजे के साथ ही मसल सकता है, उसकी हड्डियों का चूरा बना सकता है। कार वाला हंटर उनसे कहता है, यहाँ ग्राउंड के ऊपर बहुत सारा ब्लड है, उसमें से कुछ ड्रैगन का होगा, उसको अपने साथ लो और उसके ऊपर ड्रैगन ब्लड मैजिक को अप्लाई करो और मुझे उस ड्रैगन की लोकेशन ढूंढ कर दो कि आखिर वो कौन सा ड्रैगन है। नेक्स्ट सीन एक जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसका टायर उतर जाता है। एरिक रुककर अपनी घोड़ा गाड़ी को देख रहा होता है और कहता है, अभी सफर बहुत ज्यादा लंबा है, अब इसमें टायर का क्या करूँ? गाड़ी के अंदर रखा हुआ सारा सामान भी खराब हो जाएगा। जबकि उसी जंगल में झाड़ियों में कुछ बैंडिट छुपे होते हैं, वो 3 लोग होते हैं। उनका बॉस अपने साथियों से कहता है, तुम सब लोग डर क्यों रहे हो? इसकी सिर्फ बॉडी शाडी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम तीनों का मुकाबला कर पाएगा। तो तुम लोग भूख से मरना नहीं चाहते तो फिर मेरे पीछे पीछे आओ, हम लोग इसे जाकर लूटते हैं। वो तीनों हिम्मत करते हैं और बाहर निकल कर आते हैं और एरिक से आकर कहते हैं, ताजिर दोस्त, लगता है कि तुम यहाँ से अपना माल लेकर जा रहे हो और सामान बोझदा होने की वजह से तुम्हारे घोड़ा गाड़ी का टायर उतर गया है। अगर तुम चाहो तो कैलेंडोर तुम्हारी मदद कर सकता है, हम लोग तुम्हारा आधा सामान उतार लेंगे जिससे तुम्हारा भार बोझदा कम हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त एरिक अपनी घोड़ा गाड़ी को सिर्फ एक ही हाथ से ऊपर उठा देता है और साथ ही उसके नीचे से टूटे हुए टायर को निकालता है और एक ही हाथ के साथ उसको फिक्स कर देता है। कैलेंडोर के साथ जो बाकी के 2 दोस्त होते हैं वो तो भाग जाते हैं ये देखकर, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एरिक ने सिर्फ एक ही हाथ से इतनी भारी घोड़ा गाड़ी को कैसे उठा लिया। कैलेंडोर भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो डर के मारे भाग नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एरिक अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है, जबकि कैलेंडोर को भी उसने घोड़ा गाड़ी के ऊपर ही बिठाया होता है। एरिक कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम इस जंगल में मुझे मिल गए, न यहाँ पर नक्शे के ऊपर देखकर भी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और न ही यहाँ पर कोई रोड साइंस लगे हुए हैं। मैं चाहे कितनी बार नक्शे को देख लूं, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। मिस्टर कैलेंडोर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैलेंडोर उसे कहता है, मेरा नाम कैलेंडोर नहीं बल्कि कैलेंडोर है। एरिक गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम कैलेंडोर है, तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? अगर तुमने कहा था तो तुम्हारा नाम कैलेंडोर ही है। कैलेंडोर काफी डर जाता है और कहता है, ठीक है बॉस, मेरा नाम कैलेंडोर ही है। कैलेंडोर एरिक से कहता है, जरा साइड पर देखो, हम लोग पहुंच गए हैं। एरिक साइड पर देखता है तो साइड पर एक सिटी होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। एरिक उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो हमारे आनपोर सिटी से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस नए शहर का नाम हेटन है, द डंजन सिटी, जो कि एक डंजन के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इसे द डंजन सिटी कहा जाता है। कैलेंडोर एरिक से कहता है, क्या तुम इस गहरी खाई को देख रहे हो? यही वो खाई है। ये असल में एक डंजन है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और ये सारे का सारा हेटन सिटी इसी डंजन के ऊपर बनाया गया है। उस बड़ी सी खाई के ऊपर बहुत सारे पुल बने होते हैं, उन पुलों को पार करके ही हेटन शहर में जाया जा सकता है। एरिक कैलेंडोर से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, एक डंजन के ऊपर इस तरह का शहर बनाना? कैलेंडोर से कहता है, नहीं, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। डंजन का जो दरवाजा है वो बेसमेंट में है और ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है। मॉन्स्टर्स कभी भी दीवार को चढ़कर ऊपर नहीं आ सकते और ऊपर से ये हंटर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो इस शहर में आकर रुक सकते हैं और इस डंजन के अंदर भी जा सकते हैं, ना उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता किसी डंजन में जाने के लिए। एरिक उस गहरी खाई की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये शहर इसके ऊपर बनाया गया है, लेकिन ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी गहराई तक अपने आप को छुपाते हुए उतर सकता हूँ और इस डंजन के अंदर जाकर अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कैलेंडोर एरिक से कहता है, हम लोग पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमारे पहले भी बहुत सारी घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी हैं, लगता है यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, हमें यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। एरिक जो कि पहले साइड पर देख रहा होता है, वो जैसे कैलेंडोर की तरफ देखता है तो कैलेंडोर साहब तो वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो भागता हुआ जा रहा था क्योंकि वो तो एक बैंडिट है और अगर यहाँ पर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे जेल में डाल देंगे। कैलेंडोर भागता हुआ जा रहा होता है पीछे की तरफ देखते हुए, उसी वक्त वो सामने टकरा जाता है। एरिक उसके सामने खड़ा होता है। कैलेंडोर एरिक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और कहता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दे, तुमने सिर्फ रास्ता दिखाने का कहा था, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया और तुम्हें हेटन सिटी में भी ले आया, लेकिन अगर यहाँ पर इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर्स ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। प्लीज मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। और साथ ही वो उसके पाँव पड़ जाता है और रोना शुरू कर देता है और एरिक से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। हेटन सिटी की जेल बहुत ज्यादा बुरी है, यहाँ पर इस गहरी खाई
खाई में क्रेटर वैली के एंड पर एक जेल है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह है। नॉर्थ सिटी से जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उन सभी को उसी जेल के अंदर रखा गया है। न सिर्फ वहाँ पर बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया है बल्कि वहाँ पर एक दूसरी दुनिया के डीमन को भी कैद किया गया है। जितने भी रेथिनियंस हैं हालांकि वो सारे क्रिमिनल्स हैं लेकिन वो लोग उस सेल के करीब नहीं जाते जहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमन को रखा गया है। एरिक भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में वहाँ पर एक दूसरी दुनिया के इंसान को कैद किया गया है। कैलेंडोर उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर उस बंदे ने मुझे वहाँ पर पकड़ लिया जेल में तो वो मुझे मार डालेगा। उसी वक्त एक इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर को भी दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई मसला है, दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैलेंडोर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है प्लीज सर मुझे जाने दो, अभी भी टाइम है वरना वो मुझे पकड़ लेगा। एरिक जल्दी से अपने पास एक पैसों की थैली निकालता है और उसके हाथ में रखते हुए कहता है ठीक है तुम इन पैसों को अपने पास रखो, और वो आगे बढ़ जाता है और इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर से कहता है ऑफिसर यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। बंदा मेरी कार को चलाने वाला है, मैं इसके साथ हिसाब किताब कर रहा था और इसको इसके पैसे दे रहा था। और साथ ही एरिक अपने पास से पेपर्स निकालता है और ऑफिसर से कहता है ये रहे मेरे पेपर्स। ऑफिसर उसके पेपर्स को चेक करने के बाद वापस चला जाता है। एरिक कहता है एक बार मैं अपना काम यहाँ पर कंप्लीट कर दूं उसके बाद वापस चला जाऊंगा। जबकि मिस्टर कैलेंडोर यही सोच रहे होते हैं कि इसने मुझे ये पैसा क्यों दिया है। एरिक उसे कहता है जब मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी तो मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़े थे और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे पता है कि एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और ये काफी ज्यादा मुश्किल भी है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सारी जिंदगी एक बैंडेड की तरह गुजारी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक बैंडेड की जिंदगी को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करो इन सारे पैसों के साथ। कैलेंडोर उसे कहता है मिस्टर एरिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन गोल्ड कॉइन्स को बहुत ही अच्छे से यूज करूंगा और आपकी बात का ध्यान रखूंगा। फिर मिस्टर कैलेंडोर वहाँ से भाग जाते हैं जबकि एरिक वहाँ पर बड़े स्टाइल के साथ खड़ा होता है। उसे तो लगता है कि उसने किसी गरीब बेचारे की मदद कर दी है, लेकिन जैसे ही उसे बाद में याद आता है कि उसने गोल्ड कॉइन्स कहा है वो जल्दी से अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अपने पास से एक थैली निकालता है तो उसके अंदर सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स होती हैं। एरिक कहता है ये क्या हो गया, मैंने तो उसे गलत थैली दे दी, मैंने तो उसे सिल्वर कॉइन्स वाली थैली देनी थी और मैंने उसे गोल्ड कॉइन्स वाली थैली दे दी है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो मिस्टर कैलेंडोर तो वहाँ से भाग चुके होते हैं। फिर एरिक आगे बढ़ता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि अपने हाथ में कार्डबोर्ड उठाकर खड़े होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर नए हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए खड़े हैं जबकि कुछ लोग अपने काम के लिए कुछ बंदूकों को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग अपने प्यारों को वहाँ पर लेने के लिए आए हैं। एरिक भी उन सारे लोगों में अंदर आता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। एरिक कहता है अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास गोल्ड कॉइन्स का सिर्फ एक ही थैला था और वो मैंने मिस्टर कैलेंडोर को दे दिया है, मेरे पास तो सिर्फ अब सिल्वर कॉइन्स बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सिल्वर कॉइन्स से मैं सिर्फ एक दिन भी निकाल पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे अब दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर मजदूरी करनी चाहिए जिससे मैं थोड़े से पैसे कमा सकूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मुझे सारी जिंदगी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का ही काम करना पड़ेगा। वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए मुझे काफी अच्छी कमाई हो जाती है, हंटर बनने से तो अच्छा ही है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर हेटन सिटी में आया ही क्यों हूँ, मैं वहाँ पर भी तो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता था। वहीं पर साइड पर अतीसे की तरफ दिखाते हैं। अतीसे ने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा होता है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि मैं एक सोल्जर को ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही उस बोर्ड के ऊपर बढ़ता है वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अतीसे को उठाकर वहाँ से पीछे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक घर की छत पे बैठे होते हैं। अतीसे ने वो घर रेंट पर लिया हुआ है, एरिक को वो उस घर में लेकर आता है। एरिक और वो दोनों एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। एरिक बैठा चाय पी रहा होता है। अतीसे उसे कहता है ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं बेकार हूँ और मुझे और कोई काम ही नहीं है करने को। अतीसे एरिक से कहता है अब मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर 2 दिन लेट कैसे पहुँचे हो, मैं तो पिछले 2 दिन से यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ लेकिन तुम आ जा रहे हो। एरिक उसकी बात सुनते चिल्लाकर उसे कहता है यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो चलो 2 दिन लेट हो गया लेकिन तुम 2 दिन पहले यहाँ पर क्यों आ गए हो। मैं तो रास्ते में गुम हो गया था और मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे 2 दिन लेट हो गया, लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों हो। अतीसे उसे कहता है ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मिस्टर चेयरमैन यानी मेयर ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक ब्रोकर मिलेगा जो तुम्हें एक तुम्हारी नई आइडेंटिटी देगा, तो वही ब्रोकर ही तो हूँ। एरिक उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही उसे मेयर की बात याद आती है। मेयर ने उसे कहा था कि जब तुम हेटन सिटी में पहुंचोगे तो वहाँ पर एक ब्रोकर तुम्हें मिलेगा और वो वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी नई आइडेंटिटी देगा। एरिक उसे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ सोचते हो और तुम्हें मेरी काफी परवाह है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अतीसे उसे कहता है तो मुझे लगता है कि मैंने इस घर को रेंट पर लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं इसको वापस सेल कर देता हूँ। एरिक उसे कहता है नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, आज के बाद तुम मेरे पार्टी लीडर हो, मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अतीसे चिल्लाकर उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी का लीडर कैसे बन सकता हूँ कि हमारे पास तुम हो, अरे होते हुए मैं पार्टी लीडर कैसे बनूं। एरिक उसे कहता है शायद तुम भूल रहे हो, मैं सिर्फ एक लेवल 5 का हंटर हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता हंटर एसोसिएशन वाले डंजन के अंदर जाने की इजाजत भी देंगे या नहीं। तुमने कभी सुना है कि कोई लेवल 5 का हंटर किसी पार्टी का लीडर हो? तुम्हें पता है ना कि मेरा मकसद क्या है, मुझे बहुत ज्यादा फेमस होना है
था कि गार्डियस मुझे मिलने के लिए बुलाए और मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग बरसाए, उसके बाद मैं गार्डियस के साथ बात कर सकूंगा। अतीसिया उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम मेरी पार्टी के लीडर बनते हो तो यहाँ पर इंक्विजिटर यानी कि चर्च के ऑफिसर आ जाएंगे और तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे। एरिक उसे कहता है यही तो बात है, मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हुए अपने आप को लेवल अप करना है, यही मेरा मकसद है और साथ ही गॉडेस की नजरों में भी आना है, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जिनको मारने पर मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते। अतीसिया उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। एरिक उसे कहता है क्या तुम्हारे घर में कोई ठंडा पानी मिलेगा? अतीसिया उसे कहता है हाँ तुम्हें मिलेगा, फ्रिज खोलो और उसके अंदर पड़ा हुआ है, और यहीं पर फ्रिज की तरफ दिखाते हैं। एरिक उस फ्रिज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हारी दुनिया में यानी रेथिना कॉन्टिनेंट में फ्रिज भी होते हैं? लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर फ्रिज भी होते हैं। अतीसिया उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हमारी दुनिया बहुत ज्यादा वीक है, हमारी दुनिया में फ्रिज नहीं हो सकता क्या? एरिक बहुत ज्यादा खुश भी होता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। वो भागता हुआ फ्रिज के पास जाता है और कहता है पिछले 22 साल से रॉक माउंटेन एरिया के अंदर फंसा हुआ था जहाँ पर सिर्फ ब्लड पी रहा था, और उसके बाद जब यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर भी ठंडा पानी नहीं मिला। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी दुनिया में फ्रिज है और अब मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर ठंडा पानी पी सकता हूँ। फिर एरिक अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस फ्रिज को खोलने की कोशिश करता है। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है इस फ्रिज को ओपन करने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 31 होना चाहिए। इस बात से एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस फ्रिज को उठाकर पटकने लगता है। अतीसिया उसे कहता है शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? एरिक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रिज को खोलने के लिए लेवल की जरूरत क्या पड़ती है? इस फ्रिज को खोलने के लिए रिक्वायरमेंट्स लगी हुई है कि लेवल 31 होना चाहिए, मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पी सकता। अतीसिया उसे कहता है यहाँ पर फ्रिज एक मैजिकल टूल है, ये एक आर्टिफैक्ट है जो डंजन के अंदर से हमें मिला था, इसीलिए इसे ओपन करने के लिए लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं। एरिक उसे कहता है हमारी दुनिया में इस तरह की लेवल वाली चीजें नहीं होती, हमारी दुनिया में फ्रिज बिजली से चलते हैं और वहाँ पर जो चाहे इसको ओपन कर सकता है। एरिक बेचारा वहीं पर फ्रिज के साथ ही अपना सर पटक रहा होता है और उसे कहता है ये सारे के सारे मैजिक टूल्स और ऊपर से ये आर्टिफैक्ट्स ये बहुत ज्यादा बेकार है, मेरे लिए तो वाकई में बेकार है। अतीसिया को उसकी बात सुनने के बाद एक आइडिया आता है और वो एरिक से कहता है मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, हम लोग तुम्हारे लो लेवल के होने के बावजूद तुम्हें फेमस बना सकते हैं कि गार्डियंस की नजर में तुम आ जाओ। एरिक उसे कहता है लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? एरिक उसे कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है जो कि हमारे लेवल को छुपा सके, मीटिंग स्टोन पर हमारा लेवल दिख ही जाएगा। अतीसिया उसे कहता है हम लोग तुम्हारे लेवल को नहीं छुपाने वाले, हम लोग तुम्हारे लेवल को दिखाएंगे कि हम तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। फिर नेक्स्ट सीन हेटन सिटी के हंटर गिल्ड का दिखाया जाता है। हेटन सिटी का हंटर गिल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है और वहाँ पर काफी सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे एरिक की देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पहली बात तो एरिक की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है और ऊपर से एरिक ने कपड़े भी नहीं पहने हुए। रिसेप्शन के ऊपर 2 लड़कियां होती हैं। अतीसिया पहली वाली लड़की के पास जाता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे कहती है तो मिस्टर एरिक आपका लेवल 37 है, आप हंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वो लड़की अतीसिया को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है क्योंकि हमारा अतीसिया बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्योंकि दूसरी वाली लड़की के पास एरिक आता है। एरिक अपने पेपर्स उसके सामने रखता है। वो लड़की सोच रही होती है उसके पास इतना हैंडसम लड़का क्यों आया है और मेरे पास ये वहाँ लड़का क्यों आया है जिसने कपड़े भी नहीं पहने हुए। वो लड़की जल्दी से दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है मिस्टर फेलाड बेनी, वैसे मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती पर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कपड़े पहन कर आना चाहिए था, आपने सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ है। तो एरिक का अब नाम चेंज होकर फिलाड बेनी हो गया है, ये इसकी फेक आइडेंटिटी है। बाकी के सारे लोग भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर एक लंगोट पहनकर क्यों आया है। एरिक गुस्से के साथ उसे कहता है नहीं मैं कपड़े नहीं पहन सकता। लड़की जल्दी से अपने पास से अपना मेयरिंग स्टोन निकालती है और कहती है तो फिर ठीक है, हंटर गिल्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर मेयरिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखना होगा क्योंकि हमें आपके लेवल को देखना है। यहाँ पर जितने भी बाकी के लोग खड़े होते हैं वो सारे के सारे बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का जरा इसकी तरफ देखो तो सही, इसकी बॉडी शॉडी की तरफ देखो कि पूरी बॉडी के ऊपर मसल्स ही मसल्स हैं। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस तरह का मसल मैन देख रहा हूँ। दूसरे वाला उसे कहता है मैंने इस तरह के काफी सारे लोग देखे हैं जो कि अपनी बॉडीज को लेकर यहाँ पर आते हैं, वो काफी ज्यादा मसल्स वाले होते हैं लेकिन उनके लेवल काफी ज्यादा लो होते हैं। अतीसिया उस लड़की से कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको इसके सामने एक मेयरिंग स्टोन को रखना चाहिए। वो उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों, अगर हम लोग मेयरिंग स्टोन से इसके लेवल को नहीं जांचेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका लेवल क्या है। अतीसिया ने तो पहले से ही एरिक को ट्रेनिंग दी हुई है। एरिक जल्दी से उस मेयरिंग स्टोन को अपने हाथ में पकड़ता है और सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसको तोड़ देता है। साथ ही कहता है ये स्टोन्स बहुत ज्यादा ईवल हैं, इनको ईवल डीमन आर्मफेलस ने बनाया है, इसे मेरे करीब मत लाओ। मैं इस तरह की ईवल चीज को अपनी बॉडी के साथ टच नहीं होने दूंगा। अपने एक ही हाथ से उसको क्रश कर देता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेयरिंग स्टोन को अपने एक ही हाथ से क्रश कर दिया। वैसे कुछ हंटर जल्दी से इसको पहचान जाते हैं और कहते हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसने मेयरिंग स्टोन को एक हाथ से तोड़ा है, बल्कि उसने मेयरिंग स्टोन को ईवल स्टोन कहा है। तुम इस बात का मतलब समझते हो? इस बात का मतलब तो ये है कि ये वो है। दूसरा उसे कहता है नहीं ये वो नहीं हो सकता। वो उसे कहता है जरा गौर से इसकी बॉडी की तरफ देखो तो सही, ये एक नॉर्मल इंसान की बॉडी नहीं लगती। मैंने इनकी बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं वॉरियर्स की जिनके पास एक तलवार भी होती
है और इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं और ये कपड़े नहीं पहनते। रिसेप्शन वाली लड़की भी एरिक से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, पर आपके इस बिहेवियर को देखकर मुझे लगता है आप एक स्पेशल वॉरियर रेस से हैं। इसी आगे बढ़ता और कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये वॉल्टेरा है। लेजेंड्स में इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इनको दी वॉल्टेरा दी वॉरिंग रेस भी कहा जाता है, यानी इन्हें वार बहुत ज्यादा पसंद है और बॉडी के ऊपर मसल्स बनाना, और साथ ही इनके पास एक तलवार भी होती है, बैठे होते हैं। जिससे एरिक को इस आइडिया के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर वॉल्टेरा रेस का एक मेंबर बनाकर ले जाऊंगा और वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वॉल्टेरा रेस के लोगों का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है लेकिन उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। एरिक उसे कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूं? मैं सिर्फ एक लंगोट पहनकर कैसे घूम सकता हूँ? वॉल्टेरा रेस वाले बिना कपड़ों के ही घूमते फिरते हैं। तीसरे उसे कहता है वॉल्टेरा रेस वाले लोग बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, उन्हें अपनी गोल्डन मसल्स और अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र होता है, इसलिए वो बिना कपड़ों के घूमते हैं और सभी लोगों को अपनी बॉडी और मसल्स दिखाते हैं। एरिक उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो वाकई में एक वॉरिंग रेस से हैं? ऐसा ना हो कि उन्होंने सिर्फ मसल्स अपने आप को शो ऑफ करने के लिए बनाए हों और वो लोग बहुत ज्यादा वीक हों। तीसरे उसे कहता है वॉल्टेरा रेस वाले बारबेरियन से बने हैं, बारबेरियंस उनके पूर्वज थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं और वार के हिसाब से यानी कि उन्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो यहाँ से काफी दूर रहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनके बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता कि वो लोग किस तरह अपने आप को रखते हैं और किस तरह रहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल वॉल्टेरा फैमिली के बारे में बताता हूँ, यहाँ भी तुम्हारी फैमिली की कहानी बता देता हूँ। यहाँ पर कहानी में वो एरिक की फैमिली के बारे में उसको बता रहा है कि उसकी फैमिली के बारे में अगर कोई पूछता है तो उसे क्या बताना है। सबसे पहले चोल्सो के दादाजी आते हैं जो कि एक बड़े से डायनासोर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके भी मसल्स काफी ज्यादा हैं। फिर साथ ही चोल्सो की मॉम को भी दिखाया जाता है और चोल्सो को दिखाया जाता है जो कि 8 साल का बच्चा है, उसने भी अपने कंधे पर एक बड़े से पिग को उठा रखा है। फिर उसकी छोटी बहन जो कि चोल्सो की छोटी बहन है उसको दिखाया जाता है। एरिक उसे कहता है ये तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो? यहाँ पर ये कहानी तो चोल्सो की है, यहाँ पर चोल्सो की मॉम भी है, उसके दादाजी भी हैं, लेकिन चोल्सो के डैड कहाँ पर हैं? तीसरे उसे कहता है यही तो कहानी है। चोल्सो के जो डैड हैं एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर हैं और अपनी फैमिली को बचाने के लिए और उनके लिए पैसा कमाने के लिए वो रेथिना कॉन्टिनेंट में आ गए हैं और चोल्सो के डैड का नाम फिलाड बेनी है, यानी कि वो तुम हो। एरिक उसे कहता है लेकिन तुमने मुझे डैड क्यों बना दिया? मेरे इस तरह के कोई भी बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा प्यारे होंगे। अतीसी उसे कहता है अब बस एडजस्ट कर लो, ये फिलाड बेनी का सेटअप है, तुम्हारा नहीं है। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है अब बस भी करो, मुझे लगता है कि तुम मुझे उन सभी के सामने शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कह रही हो कि मुझे वहाँ पर एक लंगोट पहनकर जाना पड़ेगा, आकर उन सभी से कहना पड़ेगा कि मेरी एक फैमिली है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मुझे ये सब कुछ करने से मिलेगा क्या? अतीसी उसे कहता है अगर यहाँ पर लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम वाकई में वॉल्टेरा रेस के एक मेंबर हो, यानी कि तुम वॉल्टेरा फैमिली के एक मेंबर हो, उसके बाद तुम्हें अपने लेवल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लेवल 5 के हंटर क्यों ना हो, कोई भी तुम्हारे लेवल को नहीं देखेगा, वो सिर्फ वॉल्टेरा फैमिली के नाम को देखेगा और इस तरह तुम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए बहुत सारी डंजन्स को क्लियर कर सकते हो और उसके बाद गार्डियंस तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी। एरिक उसे कहता है लेकिन तुम एक बात को भूल रहे हो, मुझे वहाँ पर हंटर्स गिल्ड एसोसिएशन की बिल्डिंग में मेरिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है। तीसरे उसे कहता है जैसे वो मेरिंग स्टोन तुम्हारे सामने लाएंगे तुम उसको तोड़ देना। एरिक उसे कहता है तो ऐसा करने से वो लोग मुझे सजा देंगे। अतीसी उसे कहता है नहीं, तुम बस उस पत्थर को तोड़ देना, उसके बाद बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर यहीं से हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बातें करना शुरू कर देते हैं, क्या वाकई में वॉल्टेरा रेस का स्वर्ड किंग है? उनमें से एक कहता हाँ मैंने भी इसकी कहानियां सुनी है, मैंने सुना है कि रेथिना कॉन्टिनेंट में वॉल्टेरा रेस का बंदा आया है, यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए आया है। अतीसी आगे बढ़ता है और एरिक से कहता है लॉर्ड बेनी जरा देखो तो सही, तुमने इस रिसेप्शनिस्ट बेचारी को कितना ज्यादा डरा दिया है, मैंने तुमसे कहा भी था यहाँ पर ऐसा कुछ मत करना, तुमने उसके पत्थर को ही तोड़ दिया है, अब वो बेचारी मेरिंग स्टोन कहाँ से लेकर आएगी? एरिक अतीसी से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर ये इवल स्टोन ये मेरे करीब नहीं होना चाहिए। अतीसी रिसेप्शनिस्ट से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने दोस्त की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अतीसी आगे बढ़ता है रिसेप्शनिस्ट से कहता है प्लीज इस लड़के को माफ कर दो, जैसा कि तुम्हें पता है कि ये मेरिंग स्टोन ये मैजिक को यूज करते हैं और इस तरह के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और दूसरे जो टूल्स होते हैं तो सारे के सारे वॉल्टेरा रेस वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते, इनके लिए ये सारी की सारी चीजें फॉरबिडन है। एरिक भी उनसे कहता हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी की सारी इवल चीजें हैं और हमें ये यूज करने से मना है। अतीसी रिसेप्शनिस्ट से कहता है जो इसने मेरिंग स्टोन तोड़ा है उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो लड़की भी शर्माते हुए अतीसी से कहती है तो वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये लड़का अगर यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तुम इसे अपने पार्टी मेंबर के तौर पर अपने साथ लेकर डंजन में नहीं जा सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। अतीसी अपने पास से अपना ड्रैगन बैज निकालता और कहता है इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसे हंटर के तौर पर रजिस्टर मत करो, इसे मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर रजिस्टर कर दो। एरिक भी उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है मुझे इस तरह यहाँ पर नंगा पुंगा आने की क्या जरूरत थी, अगर इसके पास इसका बैज है और एक डंजन के अंदर मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जा सकता है। साथ ही वो कहता है इसने जो सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा, इस तरह मैं अपना लेवल छुपा सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट लड़की उससे कहती है मिस्टर बेनिस्टर आपके पास इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स
हैं कि ये वाकई में आपका बॉडीगार्ड है। इसे उस लड़की से कहता है मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को घर पर ही भूल आया हूँ, तो मेरे लिए एक बार एक्सेप्शन नहीं कर सकती, प्लीज कर दो ना, रजिस्ट्रेशन कर दो। अतिशय बहुत ही चार्मिंग से लुक के साथ उसे कहता है। रिसेप्शन वाली लड़की फ्लैट हो जाती है और शर्माते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस बार ये कर देती हूँ। दूसरी रिसेप्शन वाली लड़की भी वहीं पर खड़ी होती है और वो अतिशय से कहती है मिस्टर अतिशय यहाँ पर आसपास बहुत सारे बार्स हैं, क्या आप किसी दिन मेरे साथ डेट पर चलना चाहेंगे? क्या एरिक दूर खड़ा यही सोच रहा होता है ये अतिशय ये यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस हो गया है और मुझे यहाँ पर इसने नंगा करके खड़ा कर दिया है, यानी मेरी जिंदगी में कोई लड़की कब आएगी। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है तो सामने बॉडी शॉडी वाले बहुत सारे दूसरी टाइप के लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक उसे कहता है क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे, हमारी पार्टी में तुम्हें बहुत मजा आएगा। और उनमें से एक कहता है हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। और उनमें से एक तो उसके मसल्स को हाथ लगाते हुए कहता है तुम्हारे मसल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। जबकि एरिक सोच रहा होता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मुझे लड़कियां चाहिए। लेकिन वो सारे उसे घेर कर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं हम लोग तुम्हें अपनी पार्टी का हाफ प्रॉफिट दे देंगे। कोई उसे कहता है 70% दे देंगे, सिर्फ अपने मसल्स को टच करने दो। और फिर एरिक चिल्लाकर उन सब से कहता है रुक जाओ। नेक्स्ट सीन उस डंजन वाली खाई के अंदर का दिखाया जाता है। उस खाई के अंदर एक केव होती है और उस केव के अंदर ग्रेट अर्थ के मेंबर्स छुपे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा एक घर बनाया हुआ है। कार वाला हंटर भी वहीं पर खड़ा होता है। एलिजेंड्रो से कहता है ये जगह पहले से अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इस बार तो तुमने यहाँ पर बहुत सारे रेथिनियंस को पकड़ा है। एलिजेंड्रो कहता है नहीं मैंने तो किसी भी रेथिनियन को नहीं पकड़ा, ये सारे तो यहाँ पर डंजन में जाने के लिए आए थे और मैंने इन सबको पकड़ लिया। स्कार वाला हंटर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारे के सारे डंजन ड्रिफ्टर्स हैं। एलिजेंड्रो से कहता हाँ ये सारे डंजन ड्रिफ्टर्स हैं। ताकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर क्रेटर के करीब बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं और वो डंजन को क्लियर करने के लिए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे ड्रिफ्टर्स भी होते हैं कि वहाँ पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो यहाँ पर हमारे सिटी में आते हैं और मैं उन्हें यहाँ पर पनाह देता हूँ। मुझे तो पता है कि यहाँ पर हमारे रेथिना कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। लेस्ली भी वहीं पर बैठी होती है। लेस्ली उसे कहती है तो इस बात का मतलब तो ये है कि एलिजेंड्रो तुमने कोई भी काम नहीं किया, ये सारे डंजन ड्रिफ्टर्स तो खुद तुम्हारे पास चल कर आए हैं। तुम्हें पता है ना कि ये सारी जगह हमें ग्रेट ड्रैगन ने दी है। अब उसने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया था तो अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए ये सारी जगह उसने हमें दी थी। एलिजेंड्रो से कहता है मैं किसने कह दिया कि मैंने कोई काम नहीं किया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इन सारे रेथिनियन ड्रिफ्टर्स को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। स्कार वाला हंटर कहता है 500 साल की उम्र तक के जितने भी ड्रैगन्स थे वो सारे के सारे हमारे ग्रेट अर्थ को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन लिच की मौत के हादसे को देखकर तो लगता है कि इन ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन ऐसा है जो कि गद्दार है। हमें इस बारे में बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि वो गद्दार कौन है और आखिर उस ड्रैगन का मकसद क्या है। एलिजेंड्रो से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भागकर यहाँ पर आ गया है हिटन सिटी में, क्योंकि एक ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में किसी भी दूसरे शहर में जिंदा नहीं रह सकता, उसे एक डंजन के करीब ही रहना पड़ेगा। लेस्ली के हाथ में एक शीशी होती है और उस शीशी के अंदर उसने ड्रैगन का ब्लड डाला होता है जो कि अतिशय का ब्लड है। लेस्ली कहती है उस वक्त ये ब्लड अभी ताजा था, इसलिए हमने उसकी डेस्टिनेशन को मार्क कर लिया कि वो यहाँ पर हिटन सिटी में आया है। लेकिन अब ये ब्लड सूख चुका है, इसलिए हम इसके ऊपर डेस्टिनेशन स्पेल को कास्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर इस वक्त कहाँ पर होगा, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। एलिजेंड्रो लेस्ली से कहता है अब ये मत कहना कि इस ब्लड के सूखने के पीछे भी मेरा कसूर है, मैं ही उसको नहीं ढूंढ पाया। स्कार वाला हंटर एलिजेंड्रो से कहता है एलिजेंड्रो अब मुझे ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलवाया है, हमें और भी बहुत सारे जरूरी काम है। नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें यहाँ पर सिर्फ अपना नाटक दिखाने के लिए लेकर आए हो। एलिजेंड्रो कहता है नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और साथ ही वो ताली बजाता है तो सामने स्टेज का कपड़ा हट जाता है, सामने एक स्टेज बनी होती है। लेस्ली उसे कहती है अब तुम इस स्टेज के ऊपर क्या एक ड्रामा पेश करने वाले हो। एलिजेंड्रो कहता है चलो उसको लेकर आओ और सामने का दरवाजा खुलता है और आइफर एक रेथिनियन को वहाँ से लेकर आती है। एलिजेंड्रो उन सबको बताता है ये एक रेथिनियन था और एक हंटर हुआ करता था। ये हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारने से सेटिस्फाइड नहीं था और उसके बाद इसने यंग लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इसे पकड़ लिया गया और इसे जेल में बंद कर दिया गया। मुझे लगता है कि इसने अभी तक 25 फीमेल हंटर्स को तो मार ही दिया होगा। इसको इस काम में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस हंटर को सजाए मौत दी जा रही थी लेकिन मैंने इसको बचा लिया और यहाँ पर ले आया। वो हंटर एलिजेंड्रो से कहता है बॉस अगर मैंने वही सब कुछ किया जो तुमने मुझे करने का कहा तो उसके बाद तुम मुझे जाने दोगे। एलिजेंड्रो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेस्ली उसे कहती है ये तो सिर्फ एक लेवल 37 का हंटर है, इसमें इतना स्पेशल क्या है। एलिजेंड्रो से कहता है जरा गौर से देखो। लेस्ली उसकी गर्दन के नीचे देखती है तो वहाँ पर एक मार्क होता है। लेस्ली उसे कहती है ये तो आर्टिफिशियल गाइडलाइंस है, क्या तुमने आर्टिफिशियल गाइडलाइंस को इसकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया है। लेस्ली उसे कहती है पर मुझे तो लगा था कि हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और कोई भी जिंदा नहीं बचता जिसकी बॉडी के अंदर हम
हम लोग आर्टिफिशियल गाइडलाइंस को प्लान करते हैं। एलिजेंड्रो से कहता है मैंने अपने मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हम लोग ड्रैगन एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज किया है। कार वाला हंटर उसे कहता है क्या तुमने साइड इफेक्ट्स को कम किया या नहीं, क्या इसमें भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। तुम्हें पता है ना कि हमारी आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम को बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, वरना हमारे मास्टर इस बात से जरा भी खुश नहीं होंगे। एलिजेंड्रो उन सबसे कहता है कि थोड़ी देर रुके तो सही, मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ और इसकी परफॉर्मेंस आप लोग कैसे देख सकते हैं। आइफर वहीं पर खड़ी रो रही होती है क्योंकि आइफर को पता है कि इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या होने वाला है। आइफर के साथ एक लड़की होती है, वो लड़की आइफर से कहती है तुम एक बहुत ही प्यारी विवेरेन हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो यहाँ पर एक सैक्रिफाइस के तौर पर ही लाया गया है। लड़की के पास 2 तलवारें होती हैं और वो लड़की आकर उस हंटर के सामने खड़ी हो जाती है और वो हंटर तो पहले से एक लड़कियों का किलर है। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बॉस एलिजेंड्रो तुम्हारा टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, बस मुझे ऑर्डर्स दो कि मुझे इस लड़की को मारना है और फिर देखो मैं इस लड़की का क्या करता हूँ। एलिजेंड्रो उस हंटर से कहता है अब जबकि हम सब लोग यहाँ पर तुम्हारे आजाद होने की जश्न मना रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ। ये लड़की तुम्हारी है, जाओ इसे मार डालो। ये लड़की तुम्हारी है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वो हंटर जल्दी से अपने पास से अपना चाकू निकालता है और उस लड़की जिसका नाम एलिजे है उसे कहता है तुम्हें पता है कि पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जब ये आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम मुझे दिया गया था, लेकिन अब इस गाइडलाइन सिस्टम की वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। एलिजे के स्टैट्स की तरफ देखता है तो एलिजे का लेवल 34 होता है, जबकि इस किलर का अपना लेवल 37 है। वो किलर एलिजे से कहता है छोटी लड़की तुम्हें ये बात दिखाई दे रही होगी, मुझे लगता है कि तुम भी देख सकती हो कि मेरा लेवल तुमसे हाई है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी की भीख मांगनी चाहिए, आगे मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। एलिजे उसे कहती है अब जबकि तुमने अपना फैसला कर ही लिया है कि तुम मुझे मारने वाले हो तो मेरा यहाँ पर माफी की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे वैसे भी मार डालोगे। वो किलर बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना ज्यादा तुम रेजिस्ट करोगी उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। आइफर बेचारी अंदर बैठी रो रही होती है, उसे लगता है कि शायद वो छोटी लड़की बाहर जाकर मरने वाली है उस हंटर के हाथों से। आइफर बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और रोते हुए कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे ग्रेट अर्थ के मेंबर्स ने किडनैप किया है, डरने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये बहुत ही पहले की बात है कि मैं ग्रेट नाइट्स की ड्रैगन हुआ करती थी, वो मुझे एक ड्रैगन ही समझते थे और अपना एक सोल्जर मानते थे और मैंने अपने इस किंगडम को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। आइफर आगे बढ़ती है और कहती है मुझे यहाँ पर किसी न किसी ओपनिंग को तो ढूंढना होगा, जब वो दूसरी दुनिया के डीमंस दूसरी तरफ देख रहे होंगे तब मैं इस लड़की को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी, मुझे इस लड़की को भी बचाना होगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़कर दरवाजे में से देखती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एलिजे बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है उस किलर के साथ। वो किलर बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एलिजे अपने डांस मूव्स को यूज करते हुए उससे बच रही होती है। ये उसका स्पेशल फाइटिंग स्टाइल है, यानी कि वो डांस को यूज करते हुए अपने आप को बचा सकती है और सामने वाले पर अटैक भी कर सकती है। किलर उसे कहता है क्या तुम थोड़ा और आराम से पेश नहीं आ सकती, चुपचाप मेरे हाथों से मर क्यों नहीं जाती, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर ऑडियंस भी देखने वाली है और वो सारे मुझे देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा डांस देखने के लिए आए हैं। एलिजे उसे कहती है अगर ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए ऑडियंस आई है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बाल कटवा कर आना चाहिए था। वो अपने बालों की तरफ देखता है तो एलिजे ने फाइट में उसके बाल काट दिए होते हैं। इस बात से तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेस्ली एलिजेंड्रो से कहती है क्या इस लड़की के पास भी आर्टिफिशियल सिस्टम है। एलिजेंड्रो से कहता है तुम्हें और क्या लगता है इस लड़की के पास आर्टिफिशियल सिस्टम है, तभी तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेस्ली उसे कहती है लेकिन फिर भी इन दोनों के लेवल में 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एक 34 पर है, एक 37 पर है, तुम्हें लगता है कि ये लड़की इसको हरा पाएगी। लेस्ली उसे कहती है तुम ये जिस किलर को लेकर आए हो ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, तो इस छोटी लड़की के सामने नहीं टिक पा रहा, मुझे तो लगता है कि तुमने इसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे सामने लाया है, असल में तुम इस लड़की को हमें दिखाना चाहते हो। एलिजेंड्रो से कहता है जरा गौर से उस बंदे की तरफ देखो, वो सिर्फ एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर आर्टिफिशियल सिस्टम को इम्प्लांट किया गया है, बल्कि वो कुछ और भी है। और यहीं पर उस किलर की तरफ भी दिखाते हैं, वो किलर अपनी बॉडी से बहुत सारी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही वो गुस्से में होता है क्योंकि एलिजे ने उसके बाल काटे हैं। वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो एक टॉर्टिडो मॉन्स्टर बन जाता है। एलिजेंड्रो भी उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे तुम्हें बढ़ने की इजाजत नहीं है, तुम एक मॉन्स्टर में नहीं बदल सकते, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और एक टॉर्टिडो मॉन्स्टर बनने के बाद कहता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेस्ली भी ये देखकर काफी हैरान होती है और एलिजेंड्रो से कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने इसकी बॉडी के अंदर ये सिस्टम डालने के लिए ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज किया है। एलिजेंड्रो से कहता है हाँ मैंने ह्यूमन एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यूज किया है, लेकिन इसको हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर बनाने में, हाफ मॉन्स्टर बनाने के बाद इसकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल गाइडलाइंस को इम्प्लांट किया गया है, तो ये अभी तक जिंदा है। मैंने इसकी बॉडी के अंदर टार्टिडो के जीन्स डाले हैं, टार्टिडो बनने की वजह से सिस्टम के जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। और मुझे इनके एक साइड इफेक्ट के बारे में पता चला है, जब ये लोग अपने स्किल्स को यूज करने लगते हैं तब ये
एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। किलर टार्टिनो बनने के बाद एलिजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलिजी अपनी तलवारों से एक इलेक्ट्रिक स्किल को यूज करती है और उसे बिजली का जोरदार झटका देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। एलिजी एलिजेंड्रो से कहती है, सर मैंने इस टेस्ट को यहीं पर रोक दिया है क्योंकि मेरा अपोनेंट बेहोश हो चुका है, अब मुझे और क्या करना है। एलिजेंड्रो से कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस मॉन्स्टर को अब आगे यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेकार है। एलिजेंड्रो एलिजे से कहता है, प्लीज इसको मार डालो इससे पहले कि ये दोबारा से पागल होकर यहाँ पर घूमना शुरू कर दे। किलर भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, मेरी आजादी का क्या होगा। लेकिन एलिजे अपनी तलवार को घुमाते हुए उसका सर काट देती है, जबकि आइफर अंदर छुपी ये सब कुछ देख रही होती है। वो तो एलिजे को बहुत ज्यादा मासूम समझ रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसने बिना किसी सवाल पूछे एलिजेंड्रो के ऑर्डर्स को मानते हुए उस बंदे को मार दिया, आइफर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। स्कार वाला हंटर एलिजेंड्रो से कहता है, तुमने कहा कि ये लड़की अंधी है, ये देख नहीं सकती, इसका मतलब तो यही है कि इसने अपनी तलवारबाजी के स्किल्स और साथ ही मैजिकल स्वर्ड्समैन के जो स्किल हैं वो सारे आर्टिफिशियल गाइडलाइन को यूज करते हुए एग्जीक्यूट किए हैं। एलिजेंड्रो से कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, वैसे भी इसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हैं। स्कार वाला हंटर उसे कहता है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम सक्सेसफुल रहा है, फिर तुमने उस बंदे को इस बारे में बताया क्यों नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सक्सेस रहा है। एलिजेंड्रो से कहता है, मैंने उस बंदे को अभी तक इस बारे में इसलिए नहीं बताया कि हमारी आर्टिफिशियल गाइडलाइंस को किसी बंदे के अंदर इम्प्लांट करने के बाद जब वो अपने ओपोनेंट को मारता है तो वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स को अपनी बॉडी में ऐड नहीं कर सकता, वो लेवल अप नहीं हो सकता। ये अभी तक का इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। लेस्ली उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम जो हमने बनाया है वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकता, फिर तो ये सिस्टम बेकार है, फिर तुम इसके ऊपर काम क्यों कर रहे हो। कार वाला हंटर उनसे कहता है, लेवल अप करना यानी कि अपने ओपोनेंट को मारकर उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स को हासिल करके लेवल अप करना, ये सिर्फ हमारे दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों के लिए नहीं बल्कि डंजन के मॉन्स्टर्स के लिए भी है। एलिजेंड्रो से कहता है, इसीलिए तो मैंने हाफ टार्टिनो हाफ ह्यूमन के ऊपर इस आर्टिफिशियल सिस्टम को अप्लाई किया था, लेकिन तुमने खुद ही देख लिया है कि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। स्कार वाला हंटर उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि इन सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी कहाँ से निकली है। एलिजेंड्रो से कहता है, कहीं तुम ड्रैगन्स की बात तो नहीं कर रहे। ड्रैगन्स की बॉडी के अंदर ड्रैगन कोर होती है, वो लोग लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करते हैं जिससे वो लेवल अप हो सकते हैं। हमारे सिस्टम को भी इसी तरह डिजाइन किया गया है। स्कार वाला हंटर उसे कहता है, क्योंकि हम लोग ग्रेटर ड्रैगन के साथ एक एग्रीमेंट में हैं, इसलिए हम ड्रैगन्स के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसे एलिजेंड्रो की तरफ फेंक देता है और कहता है, लेकिन हमारे पास एक ड्रैगन है जो कि गद्दार है, इसीलिए मैडम ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं कि हम लोग उस ड्रैगन को पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने। लेस्ली एलिजेंड्रो से कहती है, उस ड्रैगन ने हमारे लिच को मार दिया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम वाकई में श्योर हो कि तुम उस ड्रैगन को हैंडल कर पाओगे, वो भी अकेले। एलिजेंड्रो उनसे कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिफैक्ट दिया है जो कि बहुत ही पावरफुल है। कार वाला हंटर उसे कहता है, ठीक है तुम यहाँ पर अपने काम को जारी रखो, मैं जाकर उस बंदे को बता दूंगा हमारा आर्टिफिशियल गाइडलाइन वाला सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, हम लोग बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहेंगे। लेस्ली उसे कहती है, हमें कुछ और काम करने के लिए जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ से पहले जा रहे हैं। वैसे भी एलिजेंड्रो, मैं तो तुमसे काफी ज्यादा जेलस हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक ग्रेटर ड्रैगन को पकड़ने का मौका मिल रहा है। अगर तुमने आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम के इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। फिर वो उसे बाय बोलकर खिड़की से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद एलिजेंड्रो वहीं पर बैठा होता है और कहता है, लगता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसाया है, अगर मैं उस ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाया तो यहाँ पर फंसूंगा तो मैं ही। एलिजेंड्रो वहीं पर बैठा सोच रहा होता है, आखिर मैं एक ऐसे ड्रैगन को कैसे ढूंढ सकता हूँ जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में है और वो यहीं पर इसी हेटन सिटी में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है। एलिजेंड्रो एलिजे से कहता है, एलिजे अंदर जाने के बाद उस विविरियन से कहना कि बाहर आकर फर्श को साफ कर दे, इस डेड बॉडी को भी यहाँ से हटा दे। एलिजे उसे कहती है, सर क्या आप बाहर जा रहे हैं? वो उसे कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। एलिजे फिर अंदर आती है और अंदर आकर विविरियन से बात करती है, लेकिन विविरियन तो वहाँ पर होती नहीं, वो पहले से यहाँ से भाग चुकी है। आइफर वहाँ से भागती हुई जा रही होती है और उन सारी बातों को हजम कर रही होती है। आइफर ने उनकी सारी बातें सुन ली है, आर्टिफिशियल गाइडलाइंस वाली और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट वाली, साथ ही ग्रेटर ड्रैगन्स को मारने वाली। आइफर कहती है, ये छोटी लड़की जिसे मैं मासूम समझ रही थी ये भी उन्हीं की एक साथी है। यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे पागल हैं, अगर मैं यहीं पर रुकूंगी तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। आइफर को सामने एक दरवाजा नजर आता है। आइफर कहती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, सामने एक दरवाजा है। उसी वक्त एलिजे की तरफ भी दिखाते हैं। एलिजे उसके काफी ज्यादा करीब पहुँच जाती है। आइफर भागती हुई इस दरवाजे को खोलती है और बाहर चली जाती है। एलिजे चिल्लाकर उसे कहती है, यहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। आइफर और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये लड़की तो मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुँच गई है, ये मुझे पकड़ने वाली है। एलिजे अपनी तलवार पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जबकि आइफर वहीं से ऊपर की तरफ जंप लगाती है। उड़ना
उड़ना शुरू कर देती है। फिर उड़ते हुए नीचे की तरफ देखती है और कहती है चलो ये तो अच्छा है कि ये लड़की के पंख नहीं है और ये उड़ नहीं सकती, मैं यहाँ से आसानी से निकल सकती हूँ। लेकिन एलिजी अपनी इलेक्ट्रिक स्किल को यूज करते हुए एक इलेक्ट्रिक रोप बनाती है और उसकी टांग के साथ लपेट लेती है, जबकि हुड भी वो उसके साथ ही लटक जाती है। एलिजी जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। आइफर उसे कहती है तुम मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकती, तुम्हें पता है ना कि मैं एक विब्रियन हूँ जो कि आसमान पर बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ सकती है, मुझे कोई भी यहाँ से जाने से नहीं रोक सकता, आज मैं यहाँ से जाकर रहूंगी। टीजे भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है, उसे आज पता चला है कि ये बोल सकती है। फिर आइफर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करती है, एलिजे भी उसके साथ ही होती है, वो उसको अपने साथ लेकर ऊपर आसमान की तरफ जाना शुरू करती है। एलिजे चिल्लाकर उसे कह रही होती है प्लीज ऊपर मत जाओ, तुम्हें इससे ज्यादा ऊंचा नहीं जाना चाहिए, और एलिजे साथ ही अपनी रस्सी को भी कट कर देती है। आइफर नीचे की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि इसे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए इसने रस्सी को काट दिया, ये तो वैसे भी एक मैजिक स्वर्ड मैन है, इसलिए इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर इसे कुछ भी नहीं होगा। आइफर कहती है मुझे तो लगा था कि शायद यहाँ पर तीरंदाज होंगे जो कि ऊपर से मेरे पर अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक गोल दायरे में बहुत सारी रोशनियां चमक रही होती हैं, और आइफर जैसी वहाँ से ऊपर की तरफ उड़ने लगती है वो सारी की सारी रोशनी उसके साथ आकर स्ट्राइक होती है। क्रेटर वैली डंजन का सीन दिखाया जाता है। क्रेटर वैली डंजन के लोएस्ट फ्लोर को दिखाया जाता है, यहाँ पर काफी सारे एंड मॉन्स्टर्स होते हैं और वहीं पर एरिक उन सभी के साथ फाइट कर रहा होता है। एरिक आगे बढ़ता है और एक एंड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं उनका लेवल काफी ज्यादा लो है और एरिक की स्ट्रेंथ के हिसाब से उन सभी को मारना बहुत ज्यादा आसान है। एरिक कहता है मैं फिर से भूल गया अपनी पावर को एडजस्ट करना, तो मैंने इसको बड़ी आसानी से मार दिया। वहाँ पर एरिक के सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी मॉन्स्टर चूंटियां होती हैं। एरिक कहता है इन सभी का साइज एक ट्रक के बराबर तो होगा ही, यहाँ पर बहुत सारी हैं, अब इन सभी को मैं कैसे मारूं? लगता है कि मुझे यहाँ पर एक एक करके इनको मारने की बजाय अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी को तो याद होगा एरिक के पास सिर्फ 3 स्किल्स हैं, फाइटिंग स्किल्स, इसके अलावा उसके पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है। एरिक अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता और कहता है मुझे अपनी स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर उन सभी के नीचे से भागना शुरू करता है और उसकी तलवार उन सभी की बॉडी के साथ टकराती है तो वो सारे अपने आप ही मर जाते हैं। एरिक कहता है ये मेरा सबसे स्पेशल स्किल है, इसको मैंने एक डंजन के अंदर सीखा था, अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर भागना, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर इस तलवार के साथ टकराएंगे वो नीचे से कट जाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि ये ऑफिशियल स्किल नहीं है लेकिन मैं इसको एक स्किल ही मानता हूँ। एरिक ने अभी उन सभी को मारा नहीं, बस उनको जख्मी किया है और उन सभी का वहाँ पर ढेर लगा देता है। फिर वो अतीसे से कहता है अतीसे अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से आओ और इन सभी को मार डालो। अतीसे एक ड्रैगन बनने के बाद वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करता है और उन सभी को जलाकर राख कर देता है, और वो सारे मरने के बाद अपने अंदर से लाइफ फोर्स को निकालते हैं और वो सारी की सारी लाइफ फोर्स अतीसे की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। एरिक भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अतीसे से कहता है मैंने कभी पहले इस तरह की बर्निंग लाइफ फोर्स को नहीं देखा, जब मैं एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अतीसे उसे कहता है सबसे पहले तो मुझे माफ कर देना, इन सभी को तुमने मारा है और इनका एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिल रहा है। एरिक उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि लो लेवल के मॉन्स्टर्स मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं देते, इसलिए मैं इन सबको नहीं मार रहा, तो मेरे मारने से ये वेस्ट हो जाएंगे। वैसे भी अगर तुम लेवल अप करोगे तो फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आओगे। एरिक उसे कहता है लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में समझ क्यों नहीं आ रही कि मेरा लेवल क्यों नहीं अप हो रहा। तीसरे उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने से तुम्हारा लेवल अप होगा। एरिक कहता है लेकिन इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। अतीसे उसे कहता है हमारी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स का जो फ्लो होता है, जिसको तुम एक्सपीरियंस पॉइंट कहते हो, असल में वो लाइफ फोर्स होती है। हमारे लेवल इस बात को शो करते हैं तुम कितनी ज्यादा लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो या फिर उसको हैंडल कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें सिंपल ऐसे कहूँ तो तुम्हारी पूरी की पूरी हड्डियों के ढांचे को चेंज करने की बात हो रही है। जब तुम लेवल अप करते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी अंदर से चेंज होती है। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा चेंज हो चुका है, तुम्हारे नेक्स्ट लेवल अप करने के लिए तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। एरिक उसे कहता है ये बात तो मुझे पता है, लेकिन ड्रैगन जब भी किसी को मारते हैं चाहे वो वीक ओपोनेंट ही क्यों ना हो, उनको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरे उसे कहता है चलो मैं तुम्हें इस बात को समझाता हूँ, तुम्हें ड्रैगन्स को अपने ओपोनेंट को मारने पर एक्सपीरियंस नहीं मिलता बल्कि उसे लाइफ फोर्स मिलती है। तुम्हारे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हम लोग अपने दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमारे ड्रैगन कोर के इर्द गिर्द जमा होती है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये एक एनिमी की लाइफ फोर्स होती है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। हमारे लिए लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमें सारी की सारी लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर ही स्टेबल करना पड़ता है, इसके साथ हमें फाइट करना पड़ती है, उसी के बाद हम लोग लेवल अप कर सकते हैं। अगर हम लोग एक लिमिट से ज्यादा लाइफ फोर्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे जिस लिमिट को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी
बॉडी अंदर से फट भी सकती है। इस तरह एक ड्रैगन को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। एरिक उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ज्यादा लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करोगे तो तुम लोग मर सकते हो। अतिसियो से कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर तुम जरूरत से ज्यादा पानी भी पियोगे तब भी तुम मर सकते हो। यहाँ पर तो फिर लाइफ फोर्स की बात हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगले 15 साल में मैं कम से कम एक बार तो लेवल अप कर ही लूंगा। अतिसियो से कहता है अगर तुम 20 या 30 बार और लेवल अप हो जाते हो तो इसका मतलब क्या, लेकिन साथ ही वो से कहता है अभी तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि 15 साल में एक बार लेवल अप करने वाले हो, तुम अभी लेवल 52 पर हो, तो इसका मतलब तुम्हारी एज कितनी है। अतिसियो से कहता है मैं इस साल 150 साल का हो जाऊंगा। एरिक कहता है तो इसका मतलब तुम एक बुढ़े दादाजी हो। अतिसियो से कहता है नहीं, हमारे ड्रैगन्स में 150 साल की उम्र तो बहुत ही यंग एज है, ऐसे कह सकते हो जैसे कि इंसान का एक छोटा बच्चा है जो कि 5 साल का है। शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन एक ड्रैगन 1000 साल तक भी जिंदा रह सकता है। एरिक उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है एक ड्रैगन जिसकी उम्र 1000 साल हो उसका लेवल कितना होगा। अतिसियो से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि हम लोग किसी का लेवल नहीं देख सकते और ड्रैगन्स का लेवल मापना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा ड्रैगन जिसकी उम्र 500 साल से ज्यादा है उसकी सिचुएशन बिल्कुल तुम्हारी तरह की होगी, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और ऊपर से इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट में उनके लिए ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर नहीं होगा जिसे मारने पर उन्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके तो आगे लेवल अप कर सके। और वैसे भी अगर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पर आता भी है तो उसको हंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। एक बड़े ड्रैगन को अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत होती है। एरिक उसे कहता है तो एक बड़े ड्रैगन को अपने आप को लेवल अप करना छोड़ देना चाहिए, जितना लेवल उसके पास है उतना ही काफी है। अति से कहता है ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ड्रैगन्स बहुत ज्यादा लालची होते हैं, उनके पास जितनी पावर होगी उन्हें कम लगती है। इसलिए बड़े ड्रैगन्स ने यह फैसला किया कि उनके लिए छोटे मॉन्स्टर्स को मारना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ही कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, यानी बहुत ही कम लाइफ फोर्स मिलती है। इतनी उनके लिए ठीक नहीं कि उनको लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत है। एरिक उसे कहता है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर मैं किसी छोटे मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते, अब मैं किसी लेवल 50 या इसके अबाव किसी को मारता हूँ तो फिर मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अतिशय उसे कहता है हमारे बड़े ड्रैगन्स ने फैसला किया कि वो सारे की सारी लाइफ फोर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तुम्हें पता है कि उस जगह को ड्रैगन्स क्या कहते हैं, उसको लाइफ फोर्स वेल कहा जाता है, यानी लाइफ फोर्स का कुआं। यहाँ पर वो बहुत सारी लाइफ फोर्स को इकट्ठा करते हैं, जबकि इंसान उसको ड्रैगन नेस्ट कहते हैं, यानी ड्रैगन्स का घोंसला। और इस वक्त आइफर जहाँ पर फंसी हुई है रोशनी के अंदर, सारी की सारी लाइफ फोर्स है जो कि उस ड्रैगन वेल के अंदर इकट्ठी हुई है, अब सारी आइफर की बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो वो लोग ड्रैगन नेस्ट के अंदर हैं, हिट अर्थ वाले ड्रैगन नेस्ट के अंदर छुपे हुए हैं, उन्होंने अपना बेस ड्रैगन नेस्ट के अंदर बनाया हुआ है। एरिक उसकी सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या मैं वहाँ पर जाकर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। इसी उसे कहता है नहीं, बिना ड्रैगन कोर के तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम वहाँ पर पल भर में मर जाओगे। और यहीं पर आइफर का सीन भी दिखाया जा रहा होता है। आइफर वहाँ पर उस लाइफ फोर्स के अंदर होती है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तीसरे उसे कहता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, सपना देखना छोड़ दो, बिना ड्रैगन कोर के वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता और जिंदा नहीं बच सकता। फिजिकल बॉडी कभी भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी ड्रैगन कोर ही लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करती है। इस लाइफ फोर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो तुम्हारी स्किन को शैटर कर देगी और साथ ही वो तुम्हारी स्किन को रिपेयर भी करेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं। लेकिन इससे एक साइकिल स्टार्ट होगा, एक दर्द का साइकिल, यानी स्किन के शैटर होने के बाद वो रीजनरेट होगी, फिर से शैटर होगी, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसीलिए एक बार अगर तुम उस ड्रैगन नेस्ट के अंदर चले जाते हो तो तुम वहाँ से उड़कर बाहर नहीं निकल सकते, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एलिजे भी वहीं पर खड़ी देख रही होती है फिर को वहाँ पर उस लाइफ फोर्स में तड़पते हुए। कुछ नौकर भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मिस एलिजे क्या आप ठीक हैं? ये तो वही विवेरियन है जिसे सर एलिजेंड्रो अपने साथ लेकर आए थे। वो नौकर एलिजे से कहते हैं मैडम आपको वापस अंदर आना चाहिए। एलिजे उनसे कहती है लेकिन इस विवेरियन का क्या होगा? बूढ़ी नौकरानी उससे कहती है अगर सर एलिजेंड्रो ने इसको बांध कर नहीं रखा था तो इसका मतलब इसका और कोई काम नहीं है, वो चाहते होंगे कि यहाँ से भाग जाए। एलिजे से कहती है अब इस बात का क्या मतलब है कि इसका यहाँ पर और कोई काम नहीं। बूढ़ी नौकरानी कहती है मैडम इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी आपकी है, आपको जल्दी से वापस अंदर आना होगा। अगर सर एलिजेंड्रो को इस बारे में पता चल गया कि आपको नुकसान पहुँचा है तो वो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और शायद हमें सजा भी दें। फिर एलिजे भी उनके साथ साथ ही आगे चल पड़ती है, जबकि उसी वक्त उसके कंधे के ऊपर आइफर के आंसू आकर गिरते हैं। एलिजे इसे वहाँ पर मरता हुआ छोड़कर जाना नहीं चाहती, जबकि आइफर भी ऊपर वहीं पर अपनी मेमोरीज के अंदर चली जाती है। वो एक अलग ही डायमेंशन में चली जाती है, एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और वो पानी के ऊपर खड़ी होती है। आइफर कहती है ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गई हूँ। वहीं पर साइड पर एक बंदा आता है और उसे कहता है आइफर कैसी हो तुम? आइफर उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में वो बंदा ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन होता है। यहीं पर वो अपना एक पास सीन दिखाती
है जब आइफर एक छोटी सी बच्ची थी, जब वो पैदा हुई थी तब इसी कैप्टन ने इसे उठा रखा होता है। साथ वाला नाइट कैप्टन से कहता है, कैप्टन आप इस विवरियन का क्या नाम रखने वाले हैं? कैप्टन उसे कहता है, अब जबकि ये विवरियन एक फीमेल है तो हम इसका नाम इरफान रखेंगे। विवरियन चिल्लाती है। कैप्टन कहता है, मुझे लगता है कि इसको अपना नाम पसंद नहीं आया तो फिर इसका नाम आइफर रखेंगे। इस बात से आइफर काफी खुश हो जाती है। कैप्टन उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं इसके बाद इसका नाम आइफर होगा और ये भी हमारी एक नाइट है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। आइफर उसे कहती है, क्या तुम वाकई में कैप्टन बॉल्डी हो? लेकिन कैप्टन बॉल्डी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कैप्टन उसे कहता है, हाँ मैं वही हूँ, और कौन हो सकता है, और तुम मुझे कैप्टन बॉल्डी क्यों कह रही हो? मैं स्काई ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन हूँ, मुझे कैप्टन बॉल्डी कहना बंद करो। आइफर उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, तो तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा शायद तुम मर चुके हो। कैप्टन उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर रो कैसे सकती हो, तुम तो हमारी टीम की एस मेंबर हो, मैंने पहले तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। आइफर उसे कहती है, मैं रो नहीं रही, मेरी आंखों में ठंडी हवा चली गई है इसीलिए आंसू बह रहे हैं। आइफर कहती है, बाकी के सारे नाइट्स दोस्त कहाँ पर हैं? कैप्टन उसे कहते हैं, अभी उन सभी का टाइम नहीं हुआ, वो सभी लोग इसलिए यहाँ पर नहीं हैं। वहीं पर सामने एक ताज भी पड़ा होता है, ये उसी प्रिंस का ताज है जो कि आइफर के ऊपर से नीचे गिरकर मरा था। और ये इस दूसरी दुनिया में यहाँ पर है जहाँ पर कैप्टन बॉल्डी को सर काट दिया गया था। उस प्रिंस के मरने के जुर्म में कैप्टन बॉल्डी का सर काटा गया था और ये मरने के बाद यहाँ पर आया है और आइफर भी यहाँ पर इस जगह पर है। आइफर इस बात से काफी हैरान होती है और कैप्टन से कहती है, कैप्टन इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, वो मेरे ऊपर से नीचे गिरा था, सजा आपको क्यों दी गई? कैप्टन उसे कहते हैं, आइफर तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार भी हो, लेकिन तुम दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा कम करती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें आज के बाद दूसरे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर यकीन करके देखो। फिर उड़ते हुए तुम्हारी आंखों में हवा चली जाती है जिससे तुम्हारे आंसू बहते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उड़ते हुए तुम्हारे आंसू को साफ कर सके। और साथ ही आइफर उस पानी के अंदर डूबती जाती है जबकि कैप्टन ऊपर ही रह जाता है। कैप्टन क्योंकि मर चुका है और आइफर अभी तक मरी नहीं है। असल में आइफर को एलिजे अपनी रस्सी के साथ नीचे की तरफ खींच रही है और वो उसे इस लाइफ फोर्स के अंदर से खींचते हुए नीचे ले आती है। आइफर को नीचे लाने के बाद वो ड्रम से आकर नीचे गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और साथ ही एलिजे भागती हुई आइफर के पास चली जाती है और उसके पास जाकर बैठकर उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? आइफर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम तो एलिजेंड्रो का साथी हो, यानी तुम ग्रेट अर्थ की एक मेंबर हो, तुम फिर मेरी मदद क्यों कर रही हो? एलिजे उसे इस बारे में तो कोई जवाब नहीं देती। वो उसे कहती है, चलो अच्छा है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है, ये सारी की सारी लाइफ फोर्स ड्रैगन्स के लिए है, ड्रैगन्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे विवरियन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी इस वक्त शैटर हो रही है। फिलहाल के लिए सिर्फ तुम्हारी बाहर वाली इंजरीज को ही हील किया जा सकता है, इसके अलावा तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एलिजे उस आंटी से कहती है, आंटी जाओ और जाकर मेरे लिए एक हीलिंग पोशन लेकर आओ। एलिजेंड्रो भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है, नहीं हमें एक पोशन की जरूरत नहीं है, इस विवरियन के ऊपर तुम पोशन को जाया कर दोगी, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके ऊपर पोशन को लगाओ कि इसने बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है और ये बहुत ही जल्दी मरने वाली है, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। एलिजे उसे कहती है, सर एलिजेंड्रो आप तो बाहर जा रहे थे, अब वापस कब आ गए? एलिजेंड्रो से कहता मैं तो बाहर ही जा रहा था लेकिन रास्ते में मुझे आसमान में बहुत सारी लाइट नजर आई तो फिर मैं वापस आ गया ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये आइफर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, अब जबकि इसने भागने की कोशिश कर दी है तो फिर इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। एलिजे कहती है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा बीमार है, अगर हम इसको इस तरह छोड़ देंगे तो ये मर जाएगी। एलिजेंड्रो से कहता है, इसने जितनी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया है इतनी तो एक ड्रैगन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर इसका मरना तो तय है। और इतने ज्यादा महंगे मैजिकल पोशन को इसको हील करने के लिए यूज करना तो बेकार है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर इतने महंगे पोशन को यूज करना चाहिए। और साथ ही वो एलिजे को ऑर्डर देता है, चलो जल्दी से इसको मार डालो ताकि इसे ज्यादा तकलीफ ना हो और जल्दी से इसको खत्म कर दो। एलिजे अपनी तलवार उठाती है और आइफर से कहती है, तुम्हारा नाम आइफर है, मेरा नाम एलिजे है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हो? अपनी आंखों को बंद करो और इस तरह महसूस करो कि तुम एक बड़ी सी डिश हो जिसके अंदर बहुत सारा पानी रखा हुआ है। अब उस सारे के सारे पानी से कुछ मार्बल्स बना लो और उनको उस डिश के अंदर घुमाना शुरू करो, अब तुम्हें इस तरह दर्द महसूस नहीं होगा। आइफर उसकी बातें सुनने के बाद आंखें बंद कर देती है, जबकि उसी वक्त एलिजे की तरफ दिखाते हैं। एलिजे अपनी तलवार को लेती है और उसको चला देती है और उसके बाद एलिजे की तलवार के ऊपर ब्लड को दिखाते हैं। साल एलिजेंड्रो भी वहीं पर रुक जाते हैं, वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? एलिजे उसे कहती है, मुझे लगता है कि अब तो तुम मुझे एक मैजिकल पोशन दोगे। असल में एलिजे ने अपने बाजू को काटा है आइफर को काटने की बजाय। वो एलिजेंड्रो से कहती है, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं अपना पूरा बाजू काट सकती हूँ, क्या तुम फिर मुझे एक पोशन दोगे या नहीं? बूढ़ी नौकरानी भी एलिजे से कहती है, मिस एलिजे प्लीज रुक जाएं, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो सर एलिजेंड्रो से कहती है, सर इसका क्या करें? एलिजेंड्रो कहता
कहता है ठीक है, इसे एक पोशन दे दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर ये विवरियन हमारे किसी काम नहीं आई तो फिर मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और ये वाली तुम्हारी ड्रिंक अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली दोबारा कभी काम नहीं आएगी। एलिजे उसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एलिजेंड्रो वहाँ से चला जाता है। एलिजे मैजिकल पोशन के साथ आइफर को हील करने के बाद अपने रूम में ले जाती है और उसके चेहरे पर काफी सारी पट्टियां भी लगाई होती हैं उसने। आइफर को जब होश आती है तो वो एलिजे से कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा प्लान बना रही हो, इसीलिए तुमने मेरी जान बचाई है, इसके अलावा तो और कोई वजह हो नहीं सकती, तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? एलिजे उसे कहती है हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एलिजे वहाँ पर एक गमले में पानी डाल रही होती है जहाँ पर उसने एक छोटा सा पौधा लगाया होता है। वो आइफर से कहती है आइफर क्या तुमने कभी पौधे उगाए हैं? आइफर उसे कहती है हाँ मैंने उगाए हैं, मेरे पास अपना एक गार्डन था। एलिजे उसे कहती है मेरी आंखें नहीं है इसलिए मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन इस आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम की मदद से मैं कुछ भी देख सकती हूँ। मुझे किसी की चीज के बारे में बताया जाता है, पौधों के नाम देख सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा नाम भी देख सकती हूँ। तुम्हारा नाम आइफर है। मेरे पास विंडो ओपन होती है और उसमें दिखाया जाता है। एलिजे उससे कहती है तुम्हें पता है ना कि जो पौधे बीमार हो जाते हैं या फिर जिनको कीड़ा लग जाता है और जो सूख जाते हैं हम उनको पानी नहीं देते, जैसे कि तुम हो। तुमने वहाँ पर बहुत सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब किया लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। आइफर उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने वहाँ पर मैजिकल पोशन को यूज करते हुए मुझे हील क्यों किया? एलिजे उसे कहती है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये गाइडलाइन सिस्टम है, उन सभी को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो कि तुम उस लाइफ फोर्स की इतनी ज्यादा एनर्जी को बर्दाश्त करने के बाद भी जिंदा हो। लेकिन मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बह रही है उसी के सेंटर में एक कोर है और मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एक ड्रैगन कोर है, इसी वजह से तुम उस सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाई हो, वरना तुम अब तक मर चुकी होती। आइफर उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक विवरियन हूँ, मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ, मेरे पास ड्रैगन कोर कैसे हो सकती है? एलिजे उसे कहती है तो विवरियंस भी तो ड्रैगन्स की एक टाइप होते हैं, तुम भी तो ड्रैगन्स की एक सब फॉर्म हो, तुम्हारे पास ड्रैगन कोर क्यों नहीं हो सकता? आइफर उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वहाँ पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के दौरान ही मेरी बॉडी ने अपने आप ही एक ड्रैगन कोर को बना दिया। बातें करते करते आइफर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि एलिजेंड्रो ड्रैगन कोर्स को ढूंढ रहा है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने मेरी जान इसीलिए बचाई है क्योंकि तुम्हें एक ड्रैगन कोर की जरूरत है और तुम लोग मेरी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? एलिजे उसे कहती है हाँ हम लोगों को एक ड्रैगन कोर की जरूरत है, मेरी बॉडी के अंदर जो गाइडलाइन सिस्टम को डाला गया है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक ड्रैगन कोर की जरूरत है, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब कर सकूंगी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास लेकर आई हूँ, मैंने तुम्हें हील किया, मैंने सर एलिजेंड्रो को इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन कोर है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मेरे पर भरोसा नहीं कर सकती। आइफर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे तो लगता है कि ये लड़की मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर रही है, इसलिए इसने मेरी जान बचाई है क्योंकि इससे मेरी बॉडी के अंदर से वो ड्रैगन कोर चाहिए। लेकिन साथ ही वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने अभी तक उसको नहीं बताया और ऊपर से इसने मेरी जान भी बचाई है, मैं अभी तक जिंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से, मुझे इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसी तरह गैस करती रहूंगी तो मुझे इसके ऊपर और ज्यादा शक होगा। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रहती हूँ और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। आइफर एलिजे से कहती है थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम देख नहीं सकती लेकिन तुम महसूस कर सकती हो, चलो फिर ठीक है मेरे इस नए चेहरे को महसूस करके दिखाओ। आइफर पीछे की तरफ घूमती है और अपने बालों को सेट करते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल एलिजेंड्रो जैसा बना लेती है और उसे कहती है जरा पहचानो तो सही मैं कौन हूँ। एलिजे उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो एलिजेंड्रो है, अब बस करो। एलिजे वहीं पर बैठकर हंसना शुरू कर देती है, वो दोनों वहीं पर आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। फिर एलिजे उठकर भागना शुरू करती है जबकि आइफर भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। नेक्स्ट सीन में सर एलिजेंड्रो की तरफ दिखाया जाता है। एलिजेंड्रो हंटर गिल्ड वालों के पास आता है, वहाँ पर वो उसे एक लिस्ट दिखाता है उन सारे हंटर्स की जो कि इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। एलिजेंड्रो कहता है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। एलिजेंड्रो से कहता है अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से मिड कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे और वहाँ जाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है और यहाँ पर पैसा सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जा सकता है, डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारने से। तो मुझे लगता है कि इस वक्त वो हमारी किसी डंजन के अंदर होंगे, मॉन्स्टर्स को मार रहे होंगे। हंटर्स गिल्ड वाला बंदा उसे कहता है सर एलिजेंड्रो मेरे पास इस लिस्ट के अंदर ऐसे सारे हंटर्स के नाम है जो कि लेवल 50 से अबव हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और साथ ही उसके पास एक हंटर्स का न्यूज़पेपर भी होता है जिसके ऊपर पिक्चर्स होती हैं और वो पिक्चर एरिक और अतीसे की होती है कि पिछले कुछ दिनों में उन दोनों का नाम बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है। एलिजेंड्रो उन दोनों की पिक्चर देख के काफी हैरान होता है। हंटर्स गिल्ड का बंदा उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इन दोनों को ढूंढ रहे हो क्योंकि इनका लेवल तो काफी लो है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में बार बार इनकी तस्वीरें आ रही हैं। एलिजेंड्रो कहता है अब ये लोग कौन हैं? एक मैजिशियन और उसका नंगा पुंगा दोस्त। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कुछ ज्यादा
बड़े सस्पिशियस हैं। तो ये दोनों एलिजेंड्रो की नजर में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, एलिजेंड्रो ने इन दोनों को ढूंढना है और इनको इन्वेस्टिगेट करना है। हमारा नेक्स्ट सीन क्रेटर वैली डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती हैं और वहीं पर एक हंटर्स की टीम उन मकड़ियों का सामना कर रही होती है। ये पीले बालों वाले लड़के का नाम ब्रैड है, जबकि दूसरे लड़के का नाम मार्टिन है और इनकी पार्टी में इनके साथ 2 हीलर लड़कियां हैं। ब्रैड मार्टिन से कहता है, मार्टिन मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? मार्टिन उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारा है। ब्रैड के पास उसका भाला होता है, वो अपने भाले को यूज करते हुए अपने वाले बड़े से मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि मार्टिन के पास एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो भी अपने हथौड़े को घुमाते हुए अपने वाली बड़ी मकड़ी को मार देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। ब्रैड कहता है, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। मार्टिन उसे कहता है, नहीं मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, जब से हम लोग इस डंजन के अंदर आए हैं तब से मैंने तुमसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। ब्रैड उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं मैंने तुमसे 10 ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। चलो जो भी हो, अभी के लिए मॉन्स्टर्स खत्म हो गए हैं, अभी जाकर रेस्ट करते हैं। हमारी हीलर कहाँ पर चली गई? वो साइड पर देखते हैं तो उनकी दोनों हीलर्स मकड़ी के जाले में फंसी होती हैं। तो दोनों लड़कियां कहती हैं, अचानक ये यहाँ पर मकड़ी का जाला कहाँ से आ गया और हम दोनों इसके अंदर अटक गई हैं। ये दोनों हीलर लड़कियां जुड़वा बहनें हैं। छोटी बहन बड़ी से कहती है, ऊपर की तरफ देखो, एक मकड़ी हमारी तरफ आ रही है। इन दोनों लड़कियों के नाम एलिजा और फोइला है। तो दोनों चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, तुम दोनों अपनी जगह मत हिलना, हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ब्रैड आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त एक मकड़ी उसके ऊपर अटैक करती है। वो उस मकड़ी के अटैक से बाल बाल बचता है। मार्टिन उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? ब्रैड उसे कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपने आप को बचा लिया, अगर मैं अपने भाले को सामने नहीं करता तो मैं तो मर चुका होता। ये सारी तो ट्रेंटोला नाइट्स हैं, ये यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है कि हम लोग इस डंजन को क्लियर करते हुए काफी ज्यादा अंदर तक आ गए हैं। ये वाले मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, हमें इन सारे मॉन्स्टर्स को मारकर एलिजा और फोइला को बचाना होगा। हम लोग इस तरह यहाँ से डर कर नहीं भाग सकते। उसी वक्त वहाँ पर अतीसी आता है और अपने फ्रीजिंग मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को फ्रीज कर देता है। फ्रीज होने के साथ ही वो सारे के सारे मर जाते हैं। ब्रैड कहता है, ये अचानक यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो गई? क्या ये ट्रेंटोला मॉन्स्टर्स आइस मैजिक को भी यूज कर सकते हैं? मार्टिन उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये मैजिक मॉन्स्टर्स ने परफॉर्म किया है, जरा सामने की तरफ देखो, ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। अतीसी वहाँ पर आता है और कहता है, नहीं ये लोग अभी तक मरे नहीं है, मैंने सिर्फ इन सभी को बेहोश किया है। ब्रैड कहता है, तुम लोग कौन हो? मार्टिन उनको देखते ही पहचान जाता है और कहता है, ये तो अतीसी दी फायर मेज और साथ ही वॉल्टेरा वॉरियर हैं। अतीसी उनसे कहता है, हम लोग यहाँ पर आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुम लोगों को मुश्किल में देखा तो बचाने के लिए आ गए। अब जबकि हम लोग यहाँ पर हैं, हम इन मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, तुम जाकर अपनी उन दोनों लड़कियों को बचाते हैं, क्योंकि वो इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो लोग न्यूज़पेपर में बार बार आ रहे हैं। अतीसी और एरिक भी उनकी पार्टी के साथ ही उनके साथ चलना शुरू करते हैं। मार्टिन उनसे कहता है, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है, क्या आप दोनों हमारे साथ हैं? मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप दोनों हमारे साथ हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा हौसला होगा, हम लोग आज रंजन को लाजमी क्लियर कर लेंगे। अतीसी मार्टिन से कहता है, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि तुम हमें रास्ता दिखा रहे हो। मार्टिन अतीसी से कहता है, मैंने तो सुना था कि आप दी फायर मेज हैं, सिर्फ फायर मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, आप तो आइस मैजिक को भी यूज कर सकते हैं। अतीसी उसे कहता है, पिछली बार मेरा सामना एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के साथ हुआ था जो कि आइस मैजिक को यूज कर सकता था, इसलिए मैंने आइस मैजिक को भी सीख लिया। वो दोनों लड़कियां अतीसी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो उसे अपना अपना नाम बताती हैं। वो एक उसे कहती है, मेरा नाम फोइला है, एक उसे कहती है, मेरा नाम एलिजा है। वो उसे कहती है, हमें तुम्हारे जैसा इंसान बहुत ज्यादा पसंद है जो कि बहुत ही अच्छा हो। वो दोनों लड़कियां अतीसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती हैं। एरिक को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। मार्टिन एरिक से कहता है, क्या तुम लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? एरिक उसे कहता है, नहीं, हम लोग तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो लड़कियां भी उसे कहती है, मिस्टर वॉल्टेरा, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मेन डंजन्स के बारे में काफी कुछ पता है, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एरिक उनसे कहता है, जब मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना तो मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। अतीसी उन सब से कहता है, मिस्टर वॉल्टेरा को अकेले ही फाइट करना पसंद है और इनकी ट्रेनिंग के दरमियान में कोई भी नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। वो दोनों लड़कियां कहती हैं, हाँ ठीक है कि आपको डंजन के अंदर अकेले फाइट करना पसंद है और आप वहाँ पर जाकर इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि किसी पार्टी के साथ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा? कम से कम एक बार तो आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करके देखना चाहिए। तब हमारा टाइम ऑफ होगा, हम लोग मिस्टर अतीसी के साथ चाय पीने के लिए बाहर जाएंगे। एरिक उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि हम इस बार एक बार तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर ही सकते हैं। जबकि अतीसी एरिक की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग पार्टीज को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहीं पर एक बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है, डंजन्स में आने के पहले का सीन, जहाँ पर एरिक उसे कह रहा होता है अतीसी से, डंजन के अंदर अकेले जाकर डंजन्स को क्लियर करने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, हमारे पास कोई ना कोई ऐसे लोग तो होने चाहिए क्योंकि बाहर आकर हमारे
बारे में बता सके। अतीसे उसे कहता है ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे हम लोग डंजन के अंदर कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, हम कितने ही डंजन को अकेले ही क्यों ना क्लियर कर ले, जब तक वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होगा तो बाहर आकर कैसे बताएगा अपने डंजन के अंदर क्या किया है। इससे हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डंजन के अंदर लेवल अप होने से हमारा रैकेट तो बढ़ेगा, लेकिन हमें देखने वाला कोई ना हुआ हमारे पर लोग शक करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में पब्लिक ओपिनियन को बढ़ाना होगा। हमें डंजन के अंदर जो पार्टीज होती हैं उन सभी को ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और वही बाहर आकर हमारे बारे में ये सारी खबरें फैलाएंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें वहाँ पर डंजन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद हम लोग उन्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, और वो लोग इस बात को मान जाएंगे कि वाकई में तुम एक वेल्ट्रा रेस के हीरो हो। इससे वो सारे लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे और बाहर आकर लोगों को बताएंगे, जिससे तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो जाओगे, और क्या पता गॉडेस तुम्हें मिलने के लिए बुला ले। एरिक उसे कहता है और साथ ही जो एक मिस्ट्री को भी बरकरार रखना है, इसके लिए हम लोग सिर्फ महीने में सिर्फ एक ही बार एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ताकि ज्यादा लोगों को हमारे पर शक भी ना हो। अतीसे उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर वाल्टेरा के साथ पार्टी अप होने के लिए तो बहुत सारे लोगों की लाइन लगी पड़ी है। एरिक कहता है क्या वाकई में ये काम करेगा? अतीसे उसे कहता है हाँ ये बिल्कुल काम करेगा, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और फेमस हीरो बनाता हूँ। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। एरिक कहता है अतीसे ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच साबित हो रहा है, फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये तो मुझे फेमस बनाना चाहता था, लेकिन जहाँ पर ये खुद फेमस बनता जा रहा है वो भी इन सारी लड़कियों के साथ, और मुझे इन लड़कियों के साथ फेमस बनने का मौका कब मिलेगा? क्योंकि डंजन के अंदर वो दोनों ही बहनें अतीसे को घेर कर खड़ी होती हैं और उसके साथ ही बातें कर रही होती हैं, जबकि एरिक को तो वो सारी नजरअंदाज कर रही हैं। ब्रैड जल्दी से आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है मार्टिन नहीं तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, हम लोग इन्हें अपनी पार्टी में कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं? अब हम लोग मिड डंजन बॉस को मारने के बहुत ज्यादा करीब है, और तुम चाहते हो कि हम लोग इन्हें भी अपने साथ ले लें, और ऊपर से इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है? ये मिस्टर अतीसे के साथ चाय पीने के लिए क्यों जाना चाहती हैं? हमें फ्री टाइम में भी आकर टिस करनी चाहिए और मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, यही एक हंटर की ड्यूटी है। वो दोनों लड़कियां अतीसे के पीछे छुपी होती हैं और उसे कहती हैं तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम एक जल कुकड़े हो। वो उनसे कहता है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ऐसी बात नहीं है, बात से फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर अतीसे मुझसे थोड़े बहुत हैंडसम है, लेकिन ये बंदा एक हंटर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ना कि मॉन्स्टर्स को मारने पर। उसी वक्त एरिक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ब्रैड उसे कहता है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? नहीं तो मुझे अपनी इस बड़ी सी बॉडी के साथ डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारे मास्टर को बुरा भला कहा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि तुम एक वेल्टेरा रेस के हीरो हो, लेकिन मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, मैं नहीं मानता कि तुम एक वेल्टेरा हो। लेकिन एरिक उसके पीछे लगे हुए दरवाजे को खोलता है तो वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर मिड लेवल का बॉस उन्हें मिलने वाला है। वो एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर केज होता है, और उस स्पाइडर केज के सेंटर में मकड़ी लटक रही होती है, और उस मकड़ी के नीचे एक आर्टिफैक्ट पड़ा होता है। मार्टिन ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है मुझे लगा था ये टनल बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग तो मिड लेवल बॉस के पास पहुँच भी आए हैं। अतीसे कहता है अगर हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया और इस आर्टिफैक्ट को ले लिया तो कहीं ये डंजन डिसअपियर तो नहीं हो जाएगी? मार्टिन उसे कहता है नहीं, ये डंजन डिसअपियर नहीं होगी, असल में ये डंजन बहुत सारी डंजन को मिलाकर बनी है, अगर हम लोग इस आर्टिफैक्ट को ले भी लेते हैं तो सिर्फ यही डंजन का हिस्सा डिसअपियर होगा, बाकी की सारी डंजन वैसी ही रहेगी। एरिक सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये डंजन अभी क्लियर नहीं होगी, वरना मुझे तो लगा था कि यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्रैड की नजर उस आर्टिफैक्ट पर पड़ती है। ब्रैड कहता है ये तो वही आर्टिफैक्ट है, मिड लेवल डंजन बॉस का है। ब्रैड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मार्टिन उसे कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं भूलना चाहिए, अगर यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर डंजन बॉस भी होगा। ब्रैड उसे कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। वहीं पर उस आर्टिफैक्ट के ऊपर जो बड़ी सी मकड़ी होती है, लगता है कि शायद यही इस डंजन का बॉस है। एरिक उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एरिक उसके लेवल को देख सकता है। मार्टिन एरिक से कहता है सर वाल्टेरा वॉरियर आपको यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि ये वाले मॉन्स्टर्स अपने मुंह से बहुत सारा पॉइजन फेंक सकते हैं। अब यहीं पर रुके, हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हम लोगों को जाकर उसकी टांगों पर पहले अटैक करना होगा। साथ ही मार्टिन ब्रैड से कहता है ब्रैड तुम यहीं पर रुको, सर अतीसे और इन लड़कियों को प्रोटेक्ट करो, जबकि मैं और मिस्टर वाल्टेरा हम दोनों आगे बढ़ेंगे। लेकिन ब्रैड उसकी बात को इग्नोर करते हुए भागता हुआ आगे चला जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था मेरा शिकार कोई और छीन ले? नहीं, इस डंजन बॉस को हमारी पार्टी ने ढूंढा है और इसको मारेंगे भी हम लोग। मार्टिन भी भागता हुआ उसके साथ आगे चला जाता है और एरिक से कहता है सर वाल्टेरा आपको इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, हम दोनों आगे जाकर उस पर अटैक करने वाले हैं। बेवकूफ किसी की बात नहीं सुनेगा। एरिक उसे कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अतीसे एरिक से कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। एरिक कहता है हाँ मुझे भी सेंस हो रहा है। अतीसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी फिलहाल के लिए वहाँ पर जाने की जरूरत है। एरिक कहता है हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ पर जाने भी नहीं वाला, पहले यहीं पर देखते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। एलिजा और फोइला भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, क्योंकि वो दोनों स्पिरिचुअलिस्ट हैं। वो उनकी बॉडीज को हील भी कर सकती हैं और उनको बफ भी दे सकती हैं। ब्रैड आगे आगे भाग रहा होता है
और वो मार्टिन से कहता है हम लोग अपने ब्लिट्ज टैक्टिक्स को यूज करेंगे। मार्टिन उसे कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे, हमारे साथ वेल्टरा हीरो है, तुम उसकी मदद भी ले सकते थे, खुद हीरो बनने की क्या जरूरत है। टेड उसे कहता है जो भी इस बॉस मॉन्स्टर को मारेगा वही जीतेगा। वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनके ऊपर पॉइजन थूकता है, जबकि वो दोनों लड़कियां अपनी मैजिक को यूज करते हुए उनके सामने एक स्पिरिचुअल वॉल बनाती हैं ताकि उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकें। उनमें से एक उनके सामने शील्ड बनाती है जबकि दूसरी उन्हें एक बफ देती है जिससे कि उनकी एनर्जी बढ़ जाए। अतिशय उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है, तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिस्ट हो, तुम दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर उन दोनों के सामने एक दीवार बनाई और साथ ही उनको बफ भी दिया। ऐसा करने से उस मॉन्स्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, अब वो उन दोनों के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकता और वो दोनों ही पहुंच जाते हैं उसकी टांगों के करीब और उसकी टांगों पर जाकर अटैक करते हैं। टेड उसकी टांग के ऊपर अटैक करने के बाद कहता है मुझे नहीं लगता कि इसकी सारी टांगों के साथ एक एक करके अटैक करने के लिए हमारे पास इतना टाइम है, अगर हम इसको डायरेक्टली मारना चाहते हैं तो फिर हमें इसके सर पर अटैक करना होगा। ब्रैड जंप करते हुए उसके सर के ऊपर चला जाता है जबकि मार्टिन नीचे की तरफ होता है। ब्रैड ऊपर की तरफ से उसके सर में मारता है, मार्टिन नीचे की तरफ से मारता है और वो दोनों उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अतिशय और एरिक दूर खड़े देख रहे होते हैं। अतिशय कहता है ये दोनों तुम्हारी तरह अच्छे हंटर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों को फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एरिक उसे कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बॉस मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही वीक है? मिड लेवल के बॉस को तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और इसका लेवल देखने के बाद मुझे लगता है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा लो है एक मिड लेवल का बॉस होने के लिए। एलिजा और फोइला भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं सिस्टर हम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हैं, हमारी पार्टी ने फाइनली एक डंजन को क्लियर कर दिया है। मार्टिन और ब्रैड भी अभी वहीं पर खड़े होते हैं। ब्रैड मार्टिन से कहता है चलो दोनों हाई फाइव करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहली बार एक डंजन को क्लियर किया है। मार्टिन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि सब में इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत है, हम लोग एक डंजन को क्लियर कर सकते हैं, पहले हमें मौका नहीं मिला। ब्रैड उसे कहता है तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि हमें फोर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले जाना चाहिए, इससे हाई लेवल की डंजन की तरफ। अब हम लोग ज्यादा काबिल बन चुके हैं, वहाँ पर जाने से हम लोग टॉप रैंक हंटर बन सकते हैं। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मार्टिन नहीं होता, मार्टिन गायब हो चुका है। ब्रैड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ हाक उड़ रही होती है, मार्टिन वहाँ पर नहीं होता। इस बात से ब्रैड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि मार्टिन कहाँ पर चला गया, जबकि वो दोनों लड़कियां ऊपर की तरफ देख रही होती हैं। मार्टिन भी अपने ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर मकड़ी की एक बड़ी सी टांग होती है। मकड़ी ने अपनी टांग को मार्टिन के ऊपर मारते हुए मार्टिन की बॉडी को ब्लो कर दिया होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में इस मिड लेवल की डंजन के ऊपर जो एक बड़ा सा केज दिखाया गया था, असल में वो केज नहीं था, वो मकड़ी की टांगे थी। उसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी थी। एरिक उस मकड़ी की तरफ देखता है तो उसका नाम ट्रेंटोला क्वीन होता है और उसका लेवल 50 होता है। यही इनकी मिड लेवल की बॉस है। तो